हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मोमेंटम पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हैं यश ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया और रिसेंटली मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एमटेक में इसका सिलेक्शन हुआ है आईआईसी बैंगलोर में। वैसे हर साल काफ़ी लोगों का सिलेक्शन होते रहता है आईआईटीज़ में, आईआईएससी में, लेकिन यश का जर्नी काफ़ी ट्रेचरस रहा है। इसका बहुत सारे एनकाउंटर्स हैं मेंटल इश्यूज से, जो कि ये काफ़ी ओपन है यहाँ पे डिस्कस करने के लिए। इसने मुझे अप्रोच ही इसलिए किया था कि मुझे इसे लगता है कि और लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। इसने बताया मुझे कि बहुत लोगों को पता भी नहीं होता कि वो इस इशू को फेस कर रहे हैं और वो कभी एक्ट नहीं करते। तो यश उस टाइम पे सीनियर सेकेंडरी में था जिस टाइम पे इसने डॉक्टर से मिलना स्टार्ट किया और फाइंड आउट किया कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। मैंने उस डॉक्टर से भी बात किया। वैसे इसने मल्टीपल लोगों से कंसल्ट किया, हेल्प लिया। एक बार इसे बैंगलोर भी आना पड़ा था, है ना? और भी कहाँ तुमने शायद भोपाल में भी ट्राई किया था। या मेरा 2015 में मैंने निमांस बेंगलोर में मेरा यहाँ पे ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था। एंड चूंकि ये दूर रहता था जबलपुर से, तो काफ़ी जर्नी लॉन्ग रहता था एंड यहाँ पे स्टे करना थोड़ा एक्सपेंसिव था। तो वी डिसाइडेड कि हम अपने होम में रह के ट्रीटमेंट करेंगे। एंड यहाँ की मेडिसिन का ट्रीटमेंट तो रहेगा, और डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि इसमें आपको एक काउंसलिंग थेरेपी रहती है अपनी। तो वो हमने फिर डिसाइड करी थी कि हम भोपाल में डॉक्टर से लेंगे। एक्चुअली ये डॉक्टर झा सर के ही वो फ्रेंड है, एंड ही सजेस्टेड अस टू कंसल्ट हिम फॉर थेरेपी। एंड वट एवर द मेडिसिन सडन चेंजेस रिक्वायरमेंट है आपको, तो आप एकदम से बेंगलोर नहीं जा सकते थे, बट हम यहाँ पे इनसे रेगुलर कंसल्ट करते रहते थे उस टाइम। ओके। उस डॉक्टर से मैंने बात किया और उन्हें हम पॉडकास्ट में इनवाइट भी करेंगे। देखो, ये सारी चीज़ काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, तो ऐसे दो लड़के जो मैकेनिकल इंजीनियर है वो इसके बारे में डिस्कस नहीं कर सकते। तो हम डॉक्टर को भी यहाँ बुलाएंगे, उनसे भी बात करेंगे जितना देर रिक्वायरमेंट है। लेकिन उसके अलावा अभी हम डिस्कस करना चाहते हैं पहले इसका जर्नी एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक सा चीज़ है, क्योंकि इसे मैकेनिकल डिसिप्लिन मिला है आईआईएससी बैंगलोर में फॉर एमटेक। और इसके लिए एक टाइम था जब मैकेनिकल गेट में तुम्हें अंडर 20, अंडर 30 ऐसे रैंक लाने पड़ते थे, और जो कि आकाश त्यागी सर ने एमटेक किया है, बिल्कुल ठीक उसका अभी ये एमटेक है। इसी साल से मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अलावा एक्सी, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, आईपी, पीआई और एरोस्पेस इंजीनियरिंग भी उसके लिए बैठ रहे हैं। और इसका एक्सी में काफ़ी अच्छा रैंक आया। व्हाट वाज योर रैंक इन एक्सी? माय रैंक वाज 37। हाँ, 37। पिछले साल भी इसने अपीयरेंस दिया था, इस साल इसने मैकेनिकल में भी अपीयरेंस दिया है, लेकिन एक्सी में इसका बेस्ट परफॉर्मेंस रहा, उसके थ्रू इसने एमटेक में अप्लाई किया। इसके अलावा इसका आईआईटी मद्रास में भी सिलेक्शन हुआ है और आईआईटी खड़गपुर में, करेक्ट? खड़गपुर, ओके। ऑल राइट यश, कैसा लग रहा है ऐसे बैंगलोर? तुम्हें करीब 10 से या आई 15 दिन मीन हो गया। ये एक बहुत ही न्यू एक्सपीरियंस है मेरे लिए। एंड ये पहला केस है जब मैं घर से बाहर निकला हूँ, क्योंकि ओके। आज तक कभी घर से बाहर भी नहीं निकला था। तो ओके। फर्स्ट टाइम ऐसी जगह आओ तो आई मीन आपको सारी चीज ऐसा लगता है जैसे अपन जो ड्रीम सोचते थे कि हम्म। यूट्यूब पे देख रहे हैं कि बच्चे कि ये वहाँ का रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अब यहाँ के हम्म। रियल देख रहे हैं उन चीजों को। ओके। यू और लाइक सबसे ज्यादा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, लाइक यू आर पैशनेट अबाउट इट? या मैं कह ओके। सकता हूँ इसमें, क्योंकि हम्म। जब ये बात थी 11-12 में व्हेन आई हम्म। वाज प्रिपेयरिंग फॉर जेई, तो हम्म। फिजिक्स मेरे को बहुत पसंद आती थी उस टाइम। हम्म। एंड फिजिक्स में मेरा एक्चुअली सीन ये था कि फिजिक्स से मैंने स्टार्ट किया था, तो हम मैकेनिक्स पार्ट से स्टार्ट करते हैं उसमें। एंड लेटर ऑन वी गो इनटू थर्मोडायनेमिक्स, वेव्स, एंड क्लास 12 में इलेक्ट्रोस्टैटिक, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स आता है। तो 11 तक आई मीन प्रॉब्लम मेरा तो स्टार्ट तो हो चुका था, बट मैं ठीक ठाक कर रहा था मैं उस टाइम फिजिक्स में। तो मेरा मैकेनिक्स अच्छा था। तो दैट टाइम उसका 12th मेरा थोड़ा सा स्टडी हैम्पर रही काफी, इतना अच्छे से हो नहीं पाया। तो मेरे को ऑब्वियस ही बात है कि मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया था उसको एजुकेशन 2014 के बाद। एंड जब 2017 में मुझे कॉलेज लेना था, तो मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन थी उस हिसाब से मैंने सोचा कि जो मेरे को टॉपिक पसंद है उसमें मैकेनिक्स पढ़ा हुआ था, एंड आई थॉट कि मैकेनिक्स के बेस पे मैं मैकेनिकल ले सकता हूँ। ओके। तो मैंने उस बेस पे सोचा था कि मैंने मैकेनिकल लूंगा। और व्हेन आई वेंट टू द कॉलेज फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो वहां से इसके एक्सपीरियंस स्टार्ट हुए कि मैकेनिकल में होता क्या क्या है। ऑल राइट। तो फिर अभी आईएससी का शेड्यूल क्या है, कोर्स करिकुलम क्या है इसका? 1 ईयर कुछ कोर्स वर्क होगा, देयर मस्ट बी सम अमाउंट ऑफ क्रेडिट्स, और उसके बाद सेकेंड या ईयर तुम्हारा कुछ प्रोजेक्ट सिलेक्शन होगा, करेक्ट? या
यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर में हमें कोर कोर्सेज करने होंगे एंड मैकेनिकल के 5 कोर्सेज हमको उसमें से 4 सिलेक्ट करने हैं एंड मैथ्स इज कंपलसरी। ओके, तो 5 कोर्सेज हम जनरली लेते हैं फर्स्ट 5 इन अ सेमेस्टर। ईयर और इन अ सेमेस्टर? सेमेस्टर सेमेस्टर ओके, फर्स्ट सेमेस्टर तो में 5। 15 या कौन 15 कौन से क्रेडिट्स सब्जेक्ट्स हैं अभी? यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स है, सॉलिड मैकेनिक्स, मटेरियल साइंस से रिलेटेड है एंड डायनेमिक्स कंट्रोल है एंड थर्मोडायनेमिक्स। ये कोर में 5 में से हमें कोई 4 लेने हैं ओके, एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है। ऑल राइट, मतलब वो लेना ही है, मतलब टोटल हाँ वो कंपलसरी है टोटल 5 सब्जेक्ट्स तुम्हें पढ़ना है। या ओके, और सेकेंड सेमेस्टर में तुम्हें अभी पता चल गया कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे? यहाँ पे इलेक्टिव्स हैं एंड आई कैन से कि आपको जब फर्स्ट सेमेस्टर के बाद जब आपको जो सीजीपी आएगा उसके बेसिस पे जब सारे प्रोफेसर अपना प्रोजेक्ट फ्लोट करते हैं ओके, तो आपको अपना प्रेफरेंस ऑर्डर के हिसाब से प्रोजेक्ट आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन कौन से ऐसा प्रेफरेंस देना चाह रहे हैं और आपके सीजीपीए के बेस पे आपको फैकल्टी असाइन होंगे प्रोजेक्ट के लिए। तो क्या सेकेंड सेमेस्टर बस प्रोजेक्ट ही होता है, मतलब? नहीं, प्रोजेक्ट हमारा थर्ड सेमेस्टर से स्टार्ट होगा बट हमें फैकल्टी सेकंड सेमेस्टर में ही असाइन कर दिए जाएंगे एंड फैकल्टी से भी हम गाइड करके पूछ सकते हैं, उनको बता देंगे कि आप इस रिलेटेड को प्रोजेक्ट है तो ये 2-3 कोर्सेज कर लें। ओके, तो सेकेंड सेमेस्टर में भी तुम्हें कुछ कोर्सेज पिक करने होंगे, दैट विल बी मोर फोकस टुवर्ड्स व्हाटएवर प्रोजेक्ट यू चूज, है ना? या और ये पूरे 2 ईयर प्रोग्राम में 7 इलेक्टिव्स रहेंगे, तो अगर प्रोफेसर को बोलते हैं कि 2-3 प्रोजेक्ट्स, ये 2-3 कोर्सेज आप ये कर लीजिए तो रिमेनिंग हम कोई भी कोर्सेज ले सकते हैं एज इलेक्टिव एंड इवन दूसरे डिपार्टमेंट से भी ले सकते हैं। ओके, तो फिर सेकेंड सेमेस्टर में भी तुम्हें करीब वही 5 सब्जेक्ट्स पिक करने होंगे या फिर उसमें कम रहते हैं? यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है अपने ऊपर, मिनिमम अपने को हर सेमेस्टर में 12 क्रेडिट्स रहने चाहिए एंड मैक्सिमम हम 21 के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। ओके ओके, काफ़ी रेंज है उसमें तो। या ठीक है, और फिर सेकेंड ईयर फुल ऑन तुम्हारा प्रोजेक्ट होगा? हाँ, सेकंड ईयर हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। आईएससी में ये डिफरेंट है क्योंकि बाकी कॉलेजेस में जनरली थर्मल डिज़ाइन और प्रोडक्शन में डिवाइड करते हैं, है ना? लेकिन यहाँ तुम्हारा मेनली डिपेंड करेगा कि तुम्हारा प्रोजेक्ट क्या था, उस पर डिपेंड करेगा, है ना? और सेकेंड ईयर में शायद तुम्हारा प्लेसमेंट भी स्टार्ट हो जाएगा। वो कब स्टार्ट होता है, थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर? आई थिंक अक्टूबर में प्लेसमेंट्स आते हैं, तो मैंने अभी जो सीनियर से सुना है अक्टूबर में रहते हैं। आई एम नॉट श्योर। अक्टूबर, नेक्स्ट ईयर अक्टूबर, है ना? हाँ। यानी कि आफ्टर 3 सेमेस्टर्स और थर्ड सेमेस्टर। तो लास्ट ईयर का प्लेसमेंट सिनेरियो कैसा था, कुछ आइडिया तुम्हें? हाँ, मैंने एक सीनियर से बात करी थी अपने एंड ही वाज सेड प्लेसमेंट इज गुड बट यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट रिसर्च ओरिएंटेड ही रहते हैं। तो आई मीन जिनको रिसर्च जाना है तो वो तो प्लेसमेंट कहीं बैठते ही नहीं है और जो बैठते भी हैं उनका भी मैंने जो सीन सुना है वो यही है कि वो भी जॉब के बाद जनरली रिसर्च की तरफ जाना चाह सकते हैं, ओरिएंटेड रहते हैं कई लोगों से। कुछ लोग का फोकस प्योर रिसर्च आई मीन प्लेसमेंट ही रहता है, कुछ लोग का फोकस। हाँ, लेकिन बहुत लोग आईएससी से मोस्टली पीएचडी करने अब्रॉड निकल जाते हैं, ऐसा ही है ना? या फिर पीएचडी यहाँ भी कर लेते हैं कई लोग, है ना? लेकिन उनका फोकस वही रहता है कि कॉर्पोरेट या फिर जॉब में ना जाए। तो ऐसा है, बहुत लोग उस नंबर को देख के बोलते हैं कि आईएससी में प्लेसमेंट नहीं होता, लेकिन रियलिटी है कि मैक्सिमम लोग प्लेसमेंट में बैठते ही नहीं है वहाँ पे, है ना? या ओके, क्या ऐसा नंबर होता है कि देखो इन जनरल एमटेक थ्रू आउट इंडिया, कोई भी आईआईटीज़ में भी देखो तो क्या होता है, मान लो 12 लोग ने एडमिशन लिया तो 6 बचते हैं बस, ऐसा कुछ होता है। करते करते बहुत लोग इधर निकल गए, कोई पीएसयूज़ चला गया, ऐसा कुछ आईएससी में भी हो गई, बार्क में भी ऐसा होता था। आईएससी में क्या सीन है? या यहाँ पर भी है ऐसा कुछ सीन कि कुछ लोग जिन लोग का आई थिंक ये है कि जिनको मैकेनिकल का केटरिंग अच्छा रहता था तो पीएसयूज़ के आई थिंक इंटरव्यू थोड़े से लेटर स्टेज में आता है आफ्टर एमटेक। तो दे गिव पीयूसी इंटरव्यू एंड उनका अगर सिलेक्शन हो जाता है क्योंकि गेट स्कोर अच्छा रहता है उनका तो चांसेस उनकी ज्यादा रहती हैं। ओके, तो जिनका पीएसयू में हो जाता है तो वो समटाइम्स हम प्रेफर पीएसयू। बहुत लोग, मैंने ये भी सुना है कि आईएससी का वर्कलोड और स्टडी इतना ज़्यादा ओरिएंटेड रहता है रिसर्च का कि लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है जॉब कर लेते हैं, पर वो तो पर्सनल ओपिनियन है ना? तुम्हारा 2022 में एक्सी में रैंक आया, ठीक है? एक बार क्लियर कर दो, मैकेनिकल में कितना रैंक था तुम्हारा? मेरा मैकेनिकल में रैंक था 6440, 6440। ओके, और एक्सी में तुम्हारा 37? या और पिछले साल भी तुमने गेट दिया था 2021 में, उसमें क्या परफॉर्मेंस था तुम्हारा? उसमें मैंने दोनों पेपर से लिखा था एंड मैकेनिकल में तो क्वालिफाई नहीं था एंड एक्सी में मेरा लास्ट ईयर 863 रैंक था। ओके, एंड आई मीन मेरा लास्ट ईयर सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया था एग्जाम के टाइम था, हेल्थ इश्यूज और ये सब चीजें थी। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरा जितना सिलेबस कवर था इट वाज वर्थ ऑफ इट आई कैन 57 मार्क्स पेपर में जितना था, मेरा सिलेबस कवर था। तो मेरे लास्ट ईयर मार्क्स थे 54.33, सो मैंने 57 के अराउंड ही अटेम्प्ट किया था एंड आई गॉट 54.33। तो मैंने उससे डिसाइड किया कि अगर मैं
जो लेवल को पढ़ रहा हूँ, आई एम गेटिंग मोर एक्यूरेट ऑन द टॉपिक्स व्हिच आई हैव स्टडीड इन डेप्थ। सो उसके बेस मैंने डिसाइड किया कि एक साल ट्राई अपन और कर सकते हैं, क्योंकि मैंने स्टूडेंट्स 2-3 अटेम्प्ट भी देते ही हैं। ओके। तो अभी तुम्हारा एक्सी में कितने मार्क्स आए थे जिस पे तुम्हारा ये रैंक आया? इसमें मेरे मार्क्स है 79.33। ऑल राइट, ठीक है, मतलब अच्छा खासा मार्क्स उठता है एक्सी में भी, ऐसा नहीं है कि 60s में ही या आ रहे हैं तुम्हारे टॉप के रैंक। या ऑल राइट, तो ये बता दो एक्सी के थ्रू व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट, क्योंकि अब तुम्हें देख के मुझे लग रहा है कि एक्सी इज़ अ वेरी वैल्यूबल एग्जामिनेशन, जहाँ तुम्हारा 6000 रैंक अगर मैकेनिकल में आ रहा है तो यू गेट नथिंग आउट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तुमने या शायद ज़्यादा ट्राई भी नहीं किया होगा कि मैकेनिकल के थ्रू मुझे कुछ मिल जाए, क्योंकि कुछ शायद तुम्हें एनआईटीज़ भी या ना मिले। मुझे याद है ना एक बार 9008 में या कुछ रैंक था, तो आई वॉज गेटिंग इन सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड सम एनआईटीज़ पिछड़े, है ना। लेकिन तो फिर भी तुम्हारा एक्सी के थ्रू तुम्हें वो मिल रहा है जो कि मैकेनिकल में टॉप का रैंक लाने पे मिलता है। तो या व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज थ्रू एक्सी अदर देन व्हाट यू आर opportunities. टेकन? Okay, so many IITs also offer programs on based on XC also, and ISC में पहले भी XC के थ्रू लेते थे, बट मैकेनिकल में भी इंटरडिसिप्लिनरी में XC का रहता था एलिजिबिलिटी, ISC में भी, इवन पास्ट ईयर्स में भी। और इस साल से इन्होंने चूंकि मैकेनिकल डिपार्टमेंट में भी XC का स्टार्ट कर दिया था, और आई थिंक मेरे को जो उसका रीजन लगता है वो ये है कि जो कि वो लोग इंटरव्यू तो ले ही रहे हैं, तो इन डेप्थ नॉलेज तो आपको वो इंटरव्यू में ही चेक करेंगे। एंड दूसरी चीज ये थी कि XC वाले को, जो कि स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि आप छोड़ के चले जाते हैं PSUs में, XC वाला एलिजिबल नहीं है किसी PSUs में, हाँ हाँ हाँ। तो वो अगर अप्लाई कर रहा तो वो प्योरली एमटेक लिए ही आ रहा है यहाँ पे, हाँ। तो जिसको इंटरेस्ट है वो एमटेक लिए ही आएगा। ओके, तो एक्सी के थ्रू पहला बात तो लोगों का ये कन्फ्यूजन दूर करूँ तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी PSUs, क्योंकि वो एक्सी को अभी तक नहीं मान रहे। यू डू नॉट नो अबाउट फ्यूचर एंड यू कैन नॉट रिलाई ऑन दैट, बट अभी ऐसा सिनेरियो है। ऐसा भी होता था कि एक्सी के थ्रू सारे ब्रांचेस में नहीं लेते थे, जैसे इसी साल एक्सी को अलाउ किया गया आईएससी के मैकेनिकल में, उसके पहले वो इस पे नहीं आ सकते। व्हाट इज़ द सिचुएशन फॉर अदर आईआईटीज़? कौन कौन से आईआईटीज़ लेट अस से डिज़ाइन, थर्मल या प्रोडक्शन में एक्सी को अलाउ कर रहे हैं? IIT बॉम्बे में तो इवन एनी गेट पेपर ही उनके ब्रोशर में लिखा हुआ है, आई थिंक। तो IIT बॉम्बे में तो आप एक्सी से ऑलरेडी अप्लाई कर ही सकते हैं। IIT मद्रास भी अपने को कुछ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट एक्सी के लिए देता है। एंड तुम्हें आइडिया है कौन कौन से डिपार्टमेंट है आईआईटी मद्रास में? आई थिंक मैंने जो अप्लाई किए थे उसमें तो थर्मल इंजीनियरिंग था ही मेरा उसमें, इसका मेरे को ऑफर भी आया था, और डिजाइन का भी था। डिजाइन में भी एलिजिबल है एक्सी, मैन्युफैक्चरिंग भी एलिजिबल है। ओके, सो मतलब आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी मद्रास और आईएससी अलाउ कर रहे हैं, तो दीज आर द टॉप मोस्ट, उससे ज़्यादा तुम कुछ सोच नहीं सकते, है ना। ओके, तो यू कैन लुक फॉर अ वेरी गुड मास्टर्स थ्रू इट। व्हाट अबाउट पीएचडी? क्या मैं डायरेक्टली पीएचडी कर सकता हूँ एक्सी के अच्छे रैंक के साथ? या इवन अपन PhD के लिए रिसर्च का जो अलग से प्रोग्राम होता है उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। उसमें भी मैं शॉर्टलिस्ट हुआ था रिसर्च प्रोग्राम में। कौन से कॉलेज में? यही ISC के भी यहाँ पे रिसर्च इंटरव्यू में भी मैं हुआ था XC के बेस पे ही। ऑल राइट, बट उसमें जो सिलेक्शन था वो प्योरली इंटरव्यू बेस्ड था, उसमें गेट स्कोर का वेटेज नहीं है, ओनली शॉर्टलिस्टिंग थी गेट के बेस पे। ओके ओके, ये तो बहुत ही अच्छा चीज़ किया उन्होंने। गेट स्कोर का वेटेज ही नहीं है, 100% इंटरव्यू। उसमें 100% इंटरव्यू वेटेज है। तुम्हारा सिलेक्शन हो गया उसमें? नहीं, मेरा रिसर्च प्रोग्राम में नहीं हुआ था, और तब तक इसका सीट मेरा आ ही चुका था, एंड आई हैव हाँ हाँ, एक्सेप्टेड द ऑफर एंड पेड द फीस एज वेल दैट टाइम। ऑल राइट रिजल्ट के ऑल राइट। पहले। ओके, तो ये इंटरव्यू का जो सिस्टम है एक्सी का, वो सिर्फ आईआईसी बैंगलोर में ही है कि बाकी आईआईटीज़ में भी है? अगर रिसर्च प्रोग्राम की बात करें तो IITs में भी है। ओके, यानी IITs कि में भी आईआईटी में, आईआईटी बॉम्बे का आरए हो गया, एमएस प्रोग्राम इन आईआईटी इस साल मद्रास। आई थिंक इस साल IIT बॉम्बे ने RA में आई थिंक स्पॉट राउंड्स में लिखा था, मैं ज्यादा ध्यान नहीं मुझे, बट स्पॉट राउंड्स लिखा था। बट इंडस्ट्रियल IEOR की बात करूँ तो उसमें मेरे को रिसर्च के इंटरव्यू का कॉल आया था इसी के बेस पे, एंड एनर्जी साइंस का भी मेरे को कॉल आया था कोर्स उसके TA के लिए ऑल IIT राइट, बॉम्बे। एंड विल देयर आल्सो बी अ रिटन टेस्ट? डिपार्टमेंट वाइज से था, एनर्जी साइंस में रिटन टेस्ट भी था एंड इंटरव्यू भी था, ओके। एंड IEOR में जो रिसर्च का प्रोग्राम था IEOR का, उसमें इंटरव्यू था। और इस बार आईएससी में तुमने बताया, इस बार या फिर पिछले साल से भी एमटेक फॉर मैकेनिकल ऑल्सो देयर इज अ इंटरव्यू राइट आफ्टर गेट एग्जामिनेशन, एक तो उसका वेटेज का डिविजन क्या है कि इंटरव्यू का क्या वैल्यू है? इंटरव्यू और गेट स्कोर, उसमें 70% गेट स्कोर का वेटेज है एंड 30% इंटरव्यू था। ओके, और व्हाट अबाउट एक्सी? सेम डिस्ट्रीब्यूशन? या ऑल पेपर, ऑल गेट स्कोर के बेस पे ये लोग कंसीडर करेंगे आपको। ओके, चलो ठीक है। चलो तुम्हारी जर्नी पे फोकस करते हैं। 2021 में तुमने बीटेक कंप्लीट किया अपना, है ना? या
उस साल भी तुमने गेट का एग्ज़ाम दिया, तो उस टाइम पे या तुमने किस तरह से प्रिपरेशन किया था कॉलेज में रह के? आई मीन कॉलेज में जब मैं था तो हम्म। ऑब्वियसली मेरे को उस टाइम बहुत सोशल एंजाइटी बहुत रहती थी। हम्म। और सोशल एंजाइटी वजह से ये था कि मैं आई मीन क्लास जब भी जाता भी था तो मैं इतना फोकस नहीं कर पाता था उस टाइम, ऑल राइट, ये टू बी मतलब ऑनेस्ट। नेक्स्ट लेवल ऑफ एंजाइटी है। मतलब लोगों को ऑब्वियसली हाँ। प्रॉब्लम होता है, कुछ इंट्रोवर्ट्स होते हैं, बट या अगर तुम क्लास में भी फोकस नहीं कर पाते, सो व्हाट डिड यू यूज टू फील लाइक? ऐसा क्या होता था कि तुम क्लास में फोकस नहीं कर पा रहे हो? आई मीन अपन को पूरा टाइम ऐसे चेस्ट में पेन टाइप कर, पेन मतलब भारीपन लग रहा था, पेन नहीं हम्म। बोलूंगा, भारीपन लगता रहता था एंड अपनों को ऐसा फील होता था कि समथिंग इज मिसिंग आउट। ब्रेथलेसनेस ऐसा अपने, कुछ? हाँ, हम्म। रेस्टलेसनेस तो बहुत ज्यादा ही रहती थी। और मैंने एक चीज बाद में जब ऑब्जर्व करी, जब थेरेपी सेशंस में देखा मैंने, हम्म। तो ये था कि हमारा ब्रीदिंग पैटर्न पूरा चेंज हो जाता है जब हम एंजाइटी में होते हैं। हम्म। हम्म। कि हमें जब ब्रीदिंग ही नहीं हो रहा होता है तो हमको उस वक्त बहुत आई मीन लॉजिकल भी नहीं सोच पाता उस वक्त हमको अगर हम्म। कोई चीज दिख रही है कि अब ये चीज ऐसी क्यों है, वी हम्म। जस्ट कांट रीजन मोर अबाउट इट। हम रीजन ही निकाल पाती चीज क्यों हो रही है हमारे साथ। सो व्हाट डिड यू यूज टू डू? लाइक तुम क्लास जाते थे तो डिड यू यूज टू चूज टू सिट अलोन और समथिंग ऐसा कुछ? नहीं, मेरे को दो तीन तीन चार बिल्कुल फ्रेंड्स बने थे वहाँ पे कॉलेज में ओके। एंड दे वर वेरी सपोर्टिव। ओके। वो बहुत दे सपोर्टिव दे थे। न्यू और अबाउट योर प्रॉब्लम? या मैंने उनको बताया था अपना हम्म। प्रॉब्लम के बारे में और दे सपोर्टेड। और इवन ये भी होता था कि क्लास में जैसे नहीं, ये चीज ऐसी कि ये किसी के सामने फिजिकली दिख नहीं रही प्रॉब्लम, हम्म। तो मैं एक दूसरे से कभी क्लास में नहीं गया था तो मेरे को याद है कि जैसे सर मेरे को खड़े होकर पूछ रहे थे कि क्यों नहीं आए थे तो। हम्म। और मैं जो कि ऑलरेडी एंशियस था उस टाइम पे, हम्म। तो मेरे को लग रहा था कि सर मुझे डांट रहे हैं। हम्म। तो आई मीन मैं तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, तो मेरे हम्म। फ्रेंड्स ने मेरे को बोला कि सर उसको प्रॉब्लम है तो वो भी नहीं आ पाया था। ओके ओके ओके। मेरे फ्रेंड्स मेरी जगह बोल दिए इस पॉइंट पे। ऑल राइट, तो तुम क्या हॉस्टल स्टूडेंट थे या फिर डे स्कॉलर थे? घर से जाते थे ऑफ? नहीं, हाँ, मेरे घर में ही रहता था क्योंकि मैं जो कॉलेज था मेरी ही सिटी में था, जबलपुर में। ऑल राइट, तो उसके बावजूद तुमने गेट का तैयारी किया। ऐसा या है तो कि तुमने गेट का कब स्टार्ट किया? तुमने थर्ड ईयर में या फिर फोर्थ ईयर में? आई मीन थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर के आसपास मुझे पता चला था। हम्म। तो मैंने फिफ्थ सेमेस्टर में स्टार्ट किया था एंड मैंने यहाँ पे जबलपुर में ही कोचिंग ज्वाइन किया था उस टाइम पे एज तुमने ऑफ। सोच लिया था कि तुम्हें एक्सी और मैकेनिकल दोनों में देना है? नहीं, मुझे एक्सी का पता ही नहीं था मुझे, ओके। मैंने मैकेनिकल के हिसाब से स्टार्ट किया था। तो फिर एक्सी देने का तुमने कब सोचा 21 में? आई थिंक इवन मेरे को ये मेरे स्कूल के ही दोस्त ने, इवन मैंने ऑनलाइन कोचिंग में भी हम्म। देखा था मैंने यूट्यूब में, तो एक्सी इंजीनियरिंग साइंस पेपर के बारे में मुझे पता चला था। ओके। और तो मैंने उनसे मेरे को फर्स्ट टाइम पता चला था, तो मैंने अपने दोस्तों से भी डिस्कस किया था तब कुछ जाके। कुछ स्पेशल तैयारी किया था या डायरेक्ट चले गए थे बस क्योंकि मैकेनिकल का ही रहते हैं सब्जेक्ट उसमें? मैकेनिकल का ही मैं कर रहा था, तो हम्म। इसमें बोले सब्जेक्ट आपके सेम ही है ऑलमोस्ट, हम्म। तो वो सब्जेक्ट ऑलरेडी कवर्ड रहते ही हैं अपने इसमें, तो मैंने जितना मैं प्रिपेयर कर पाया तो उसकी वजह से मैंने देने चला गया था पेपर। सेकेंड टाइम 2022 में तुमने कुछ स्पेशल प्रिपरेशन किया एक्सी के लिए, क्योंकि उस टाइम पे तुम्हें ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस था? या हम्म। या मैंने जो फर्स्ट टाइम जो मैंने पेपर किया था तो उसमें मेरे दो जो ऑप्शन सब्जेक्ट अपन चुनते हैं एज अ टेक्निकल वन, हम्म। तो उसमें सॉलिड मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स मैंने 21 में मैंने सेट किए थे। हाँ हाँ। और उस पेपर को देख के मुझे फील हुआ था कि मैं इसको तो बना सकता हूँ पेपर, तो मैंने हम्म। डिसाइड किया था कि अगर नेक्स्ट ईयर में एक्सी दूंगा तो मेरी प्रायोरिटी में ही रहेगा। मैं दूसरे ऑप्शन को मतलब मना नहीं कर रहा, बट मेरी प्रायोरिटी में यही रहेंगे। ओके। तो मैं मैकेनिकल का पढ़ता रहा था साल भर एंड मेरे जुलाई में मेरे एग्जाम खत्म हुए थे, 21 जुलाई में। उसके बाद जाके ही आई मीन मतलब मैं इसके लिए फोकस कर पाया था, क्योंकि उस वक्त स्ट्रेसेस इतने रहते थे कि मैं एक साथ दो काम को मैं मैनेज ही नहीं कर पाता था दिन में उस टाइम। हम्म। कॉलेज का रिलेटेड जितना मैनेज हो गया था तो मैंने समाउ हो गया वो। ओके। आफ्टर जुलाई के बाद आई मीन जुलाई एंडिंग से मेरा गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ, और उस वक्त यही फोकस रहता था कि मेरा इतना टाइम निकल गया, तो वो थॉट इतना ज्यादा हावी रहता था कि इनिशियल वही फील होता था कि मेरा कुछ भी तैयार नहीं है। तो तुम्हारा स्ट्रैटेजी क्या था इस 6 मंथ्स का स्ट्रैटेजी फॉर 2022? मेन फोकस तुम्हारा मैकेनिकल में ही रहा होगा, एम आई करेक्ट? या या फिर कह एक्सी पे? सकते हैं। हाँ, क्योंकि एक्सी तो एक एक्सट्रैक्ट है ना, ऐसा कुछ अलग या से तो उसका तैयारी नहीं करना होता। नहीं नहीं थर्मल नहीं। और फ्लूइड्स तुम पढ़ रहे हो तो उसी पे फोकस रहेगा तुम्हारा से एग्जाम या से पहले। तो इनिशियल स्टार्ट मेरा मैकेनिकल की ही तैयारी से स्टार्ट हुआ था, हम्म। बट लेटर ऑन मैंने जब रियलाइज किया अक्टूबर के आसपास या नवंबर के इनफैक्ट, ओके ओके। कि मैं उतना प्रिपरेशन आई मीन जितना मैं टारगेट भी बना रहा हूँ या फिर जितना हो जाना चाहिए था उतना मैं सिलेबस कवर नहीं कर पा रहा था। ओके। ये मैंने ऑब्जर्व किया था, तो मैंने सोचा कि अब नवंबर के बाद आई थिंक एक्सी को ज्यादा प्रायोरिटी पे रखना चाहिए एज कम्पेयर टू इक्वल इक्वल या फिर मैकेनिकल ज्यादा।
क्या तुम्हारा उस मैंने टाइम पे एम मास्टर्स था, ज़्यादा फोकस? या इनिशियली मेरा मास्टर से ही फोकस था, क्योंकि हम्म आई थॉट कि मेरा जब जो भी कॉलेज था उस टाइम हम्म जबलपुर में, हम्म तो आई थॉट कि चूंकि जेई के टाइम हम सपना ही देखते हैं कि हमें आईआईटीज जाना है, हम्म तो वहां से मेरे मन में था कि मेरे को आईआईटीज तो एक बार जाना चाहिए। हम्म तो इसकी इंटरेस्टिंग स्टोरी ये थी कि मैं जब तक एक्सी के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो लास्ट ईयर तक तो आईसी था ही नहीं सीन में। हम्म एक्सी के कंसर्न के बेस पे देखें अपन हम्म हम्म तो मैं साल भर मेरा जो प्रिपरेशन हो रहा था एमटेक का, तो मैं सोच रहा था कि मुझे अगर आईआईटीज में जाना, और आईआईटीज में मैंने सोचा कि मेरे को जो फील्ड पसंद आ रहे थे, थर्मोडायनेमिक्स पसंद था, थर्मल सिस्टम ये सब रिलेटेड, हम्म तो मैंने सोचा कि आईआईटी बॉम्बे को मैं ऐसा फर्स्ट प्रायोरिटी रखूंगा, ऐसा थर्मल फ्लूइड इंजीनियरिंग वहाँ का कोर्स। ओके तो मैंने पूरा साल भर उसी को देख के ही प्रिपेयर कर रहा था कि वो मेरा मेन टारगेट है, एंड हम्म जो भी मेरे को मिलेगा एट द एंड मेरे वो मैं लेने को प्रेफर करूंगा, जो मेरे को अच्छा ऑप्शन रहेगा। हम्म तो 12 फेब को मेरा एक्सी का पेपर हुआ, हम्म एंड 13 फेब को मैकेनिकल का पेपर हुआ, ओके और 15 फरवरी को, तब तक मुझे नहीं पता था कि आईएससी बेंगलोर भी एक्सी पेपर ले रहा है, हम्म टिल द राइटिंग द पेपर मुझे तब नहीं पता था। ओके 15 फरवरी को मैंने ऐसे ही मतलब खोला, मैंने वेबसाइट सारे एडमिशन का खोल रहा था कि हम्म क्या स्टैटिस्टिक्स है, तो आईएससी बेंगलोर का मैंने खोला। हम्म तो मैंने जैसे ऑब्जर्व किया कि इसमें इस साल लोग 4 पेपर ले रहे हैं, ओके तो इट वाज अ शॉक टू मी, क्योंकि मेरे को यकीन नहीं हो रहा था कि लास्ट ईयर तक ले नहीं रहे थे, तो मेरे को लगा कि कोई और डिपार्टमेंट का धोखे से तो नहीं देख रहा हूँ, यकीन नहीं हो रहा था उस टाइम पे। हम्म तो मैंने जब ऑब्जर्व किया तो देखा एक्सी, हाँ ये वैलिड थी बात, तो एक्सी आईएससी का एक्चुअली वो जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो बंद भी जल्दी हो जाता, हमारे टाइम पे गेट या के पहले ही बंद हो जाता था, तो उस टाइम पे तो बंद नहीं या हुआ था, खुला था। नहीं, इसमें आई थिंक 25 मार्च तक रहा था, थोड़ा और बाद तक 17 को होगा। रिजल्ट आया था। हाँ, ओके। फॉर्म खुल पहले जाता है ये लोग, हाँ हाँ हाँ। आई थिंक 15 या फरवरी में ही फॉर्म खुल गया था इनका एप्लीकेशन फॉर्म, हम्म एंड आपको फॉर्म भरने का ऑप्शन पूरे देते हैं, और उसमें गेट का अपडेट करने का भी ऑप्शन देते हैं। ओके जब आपका ओके। रिजल्ट आएगा तो आप हाँ गेट्स हाँ को अपडेट कर सकते हैं। हाँ 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 ओके। ठीक है, तो इस हिसाब से तुम्हारा जर्नी इसका रहा गेट तक का, और गेट के बाद का तुम्हारा क्या था, तुमने कैसे, व्हाट इज़ द सिस्टम ऑफ COAP, ये लोगों को एक्सप्लेन कर दो एक बार। या तो सीओएपी जो कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल है, हम्म इन माय व्यू ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि यहाँ पे आईआईटीज इंडिविजुअल एप्लीकेशन से इनवाइट करते हैं। हम्म तो चूंकि अगर किसी एक इंसान को 2 जगह ऑफर आ गया है, हम्म तो आईआईटीज इंटर रेट कनेक्ट करके पता करे कि इसने यहाँ ऑफर एक्सेप्ट किया कि यहाँ किया है, उन्हें ऑफर कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल बना दिया है, हम्म जिसमें सभी पार्ट लेंगे। और अगर आप किसी को कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल जो भी आप एक्सेप्ट फ्रीज करते हैं, हम्म तो आप ऑटोमेटिकली कोप के अगले राउंड से बाहर हो चुके होते हैं। तो ओके कोप ही सबको क्या कहते हैं आईटीज को इन्फॉर्म कर देगा कि इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है ऑफर, अब ये आगे कंसिडर नहीं किए जाएंगे। तो ओके जब मुझे आईएससी का ऑफर आया था फर्स्ट राउंड में, तो मेरे को उस टाइम आईटी बॉम्बे का ऑफर नहीं आया था फर्स्ट राउंड में। हम्म तो जब मैंने इसको एक्सेप्ट किया था ऑफर, उसके बाद मैंने आईआईटी बॉम्बे का एप्लीकेशन पोर्टल खोला था, तो उसमें लिखा हुआ था कि यू हैव ऑलरेडी एक्सेप्टेड द ऑफर एमटेक ऑफर एट अदर इंस्टीट्यूट। तो अब मैं आगे कंसिडर उसमें नहीं किया जाऊंगा। ओके। तो बेसिक इसका फायदा ये रहता है कि सीट वेस्ट ना हो। हाँ, क्योंकि पहले बहुत सारा होता था, 3-4 IIT में लोग एडमिशन लेके बैठे हुए हैं, या अभी इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल, करेक्ट? ये पॉसिबल नहीं होगा कि तुम मल्टीपल IITs के सीट, पहले ISC क्या करते थे, अगर तुम सीट लेके बैठ गए हो और फिर तुमने कहीं और ज्वाइन कर लिया तो वो तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर देंगे, मतलब ये सब बहुत सारे या कॉलेजेस करते थे, लेकिन अब इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। क्या सारे IITs इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, सारे 100% ओल्ड एंड न्यू? या आई थिंक यस, ओके। ऑल आईटी जो कोप में रहते हैं वो तो कर ही रहे हैं, एंड आई थिंक ऑल आईटीज कर रहे हैं पार्टिसिपेट। ऑल राइट, तो इसके कितने राउंड्स चलते हैं? इसमें 5 अपने राउंड नंबर 1 2 3 4 5 है, उसके बाद एडिशनल राउंड्स होते हैं ABCDE। उसके बाद भी अगर एडिशनल राउंड को जरूरत पड़ती है, अगर किसी आईटी में सीट्स वेकेंट है, तो वो एडिशनल राउंड भी अनाउंस करते हैं और ऑल फर्दर। राइट। हाँ हाँ, मतलब नेक्स्ट राउंड में जितने वेट लिस्ट में थे उन्हें ऑप्शन मिलने लगेगा, या लोगों ने जितने फ्रीज कर लिए वो हट जाएंगे, है ना, बाकी जगहों से। हाँ, ये काफ़ी रिक्वायरमेंट था, बल्कि ऐसा रिक्वायरमेंट लोग कब से बोल रहे हैं कि IITs और PSU दोनों के साथ में होने चाहिए, क्योंकि बहुत लोग अभी भी वहाँ पे भी खेल रहे हैं कि PSU में भी सीट ले रखा है और इसमें भी ले रखा है। या क्योंकि एट द एंड आपका सीट वेस्ट नहीं जाना चाहिए। द होल दिस सिस्टम इज दिस, सीट वेस्ट ना हो, कोई डिजर्विंग स्टूडेंट है वो मिस आउट कर रहा है इस वजह से, तो वो चीज गलत होती है। एक चीज़ नेचुरली भी लोगों के साथ हो रहा है अभी, क्योंकि मैक्सिमम PSUs आर नाउ वॉकिंग आउट ऑफ गेट एग्जामिनेशन। ये उनको भी मेन प्रॉब्लम इसीलिए हो रहा था क्योंकि PSUs के आपस में भी चल रहे थे, मान लो बार्क में सिलेक्शन हो गया, फिर वो जाके ONGC चला गया, बार्क का सीट वेस्ट हो या गया,
अब उसका कुछ होने वाला नहीं है। तो PSUs को इससे प्रॉब्लम हो रहा था कि बहुत लोग ले रहे हैं लेकिन वो चले जा रहे हैं। लोग तो दे यूज टू ब्रैग कि मेरा 4 PSU में हो गया, मेरा 5 PSU में हो गया, ये सब है ना। तो अगर अगर ऐसा कोई सिस्टम क्रिएट नहीं किया गया, जो कि IITs के लिए फिर भी पॉसिबल है क्योंकि अल्टीमेटली दे आर सेम, बट PSUs के लिए इट इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि अब BHEL से ONGC क्यों ही कोलैबोरेट करे, है ना। लेकिन उसके लिए भी नेचुरली ऐसा हो रहा है कि PSUs थ्रू गेट घट रहे हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम शायद ओवर टाइम सॉल्व हो जाए। ऑल राइट, ओके यश, सो व्हाट डू यू थिंक, यू आर अ इंथुजियास्टिक मैकेनिकल इंजीनियर, तुमने अपने चॉइस से मैकेनिकल इंजीनियरिंग ISC में लिया है। हु इज़ ISC फॉर? अपने 15 या 20 दिन के एक्सपीरियंस से जो तुम्हारा फ्रेश एक्सपीरियंस होता है वो सबसे मेमोरेबल एक्सपीरियंस होता है। अभी तुमने नया वर्ल्ड देखा है ना, और यहाँ पे तुम हॉस्टल में अभी रह रहे हो, तुमने फैकल्टीज से भी पढ़ा होगा, क्लासेस लिए होंगे, शायद तुमने कुछ लैब फैसिलिटीज़ भी देखे होंगे। सो व्हाट डू यू थिंक, हु इज़ ISC फॉर? इट इज प्योरली फॉर रिसर्च आई गेस। आई मीन मेरा ये व्यू है कि ये रिसर्च के लिए है, बट ऐसा नहीं कि रिसर्च नॉर्मल लेवल का, मतलब कटिंग एज रिसर्च है, इसको हम क्लियरली ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ का जो रिसर्च का जो पोटेंशियल भी है। आई मीन जैसे अभी जब ओरिएंटेशन हुआ था हमारा 1 अगस्त को, तो उसके बाद 1 एंड 2 अगस्त को दोनों दिन सारे प्रोफेसर अपना रिसर्च वर्क प्रेजेंट कर रहे थे। तो मैंने उसमें ऑब्जर्व ये किया कि सब अपना से प्रोजेक्टर बता रहे थे कि क्या क्या रिसर्च वर्क है उनका एंड व्हाट दे डू इन देयर लैब। तो उसमें भी जब मेरे को पता चला कि जो वर्क हो रहा है वो वाकई में इस लेवल का है कि मतलब, और हम लोग सोचते हैं कि नॉर्मल सी चीजें होती है जो नेचर हम देखते हैं, हमको उससे मतलब हम उसको ऑब्जर्व करते ही नहीं है। अगर हम उसको भी ऑब्जर्व करने जाए तो हमें बहुत सारी न्यू चीजें मिल जाएंगी। तो मैंने उसी में एक चीज देखी मैंने कि एक लीफ का एक वो आई मीन पेड़ का एक तो वो होता है पार्ट, तो वो जैसे कभी गिर जाता है टूटने के बाद, तो वो उसका मतलब मॉइस्चर निकल जाता है, तो वो ऐसा स्पाइरल हो जाता है। तो सर लाके हमको दिखाया भी था कि ये चीज क्या है। तो उन्होंने उसमें लैब का पूरा वीडियो दिखाया उन्होंने हमको, तो उन्होंने उसके साथ क्या एक्सपेरिमेंट किया था। तो जैसे उन्होंने उसी से स्पाइरल हो गया था, बहुत बहुत हार्ड था, काफी रिजिड था कि आपको ऐसे जरा सी पकड़ेंगे तो टूट जाएगा। तो उन्होंने उसको पानी ऐसे कंटेनर में रखा, वापस ओरिजिनल जैसा लीव जैसा हो गया था पूरा। उन्होंने वापस उसको फिर ओवन में रखा, तो वापस वो उसी शेप को फॉलो कर रहा था। तो इन्होंने उससे स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर का उन्होंने उसमें प्रॉपर्टी ढूंढा कि इसको हम ऐसा स्प्रिंग निकाल सकते हैं, और एक जब उसको हम रेस्ट करेंगे तो उसके रिसर्च का एक आउटकम बन सकता है, एक सडन फोर्स मिल सकता है उससे। तो वो सडन फोर्स हमें एक ही स्ट्रोक में हमको उतनी एनर्जी मिल जाएगी। ये सब चीजें जब मैंने देखी तो देखे कि प्रैक्टिकल लाइफ में जो हमारे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं उसको ये लोग रिसर्च में कैसे यूज करते हैं। इवन फ्लूइड मैकेनिक्स के जिनके लैब्स हैं, तो उसमें वो फिश को देख के वो लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये चीज पे कैसे वर्कआउट हो सकता है। ओके, तो वहाँ पे सिस्टम डू यू थिंक इट इज़ लिटिल बिट डिफरेंट, क्योंकि तुमने बीटेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तुमने यू हैव सीन द सेमेस्टर सिस्टम, असाइनमेंट सिस्टम, वाइवा सिस्टम। व्हाट इज़ द सिस्टम एट ISC? कुछ लोग बोलते हैं कि देयर इज़ अ ओपन बुक एग्जामिनेशन इन ISC, और दे गिव यू असाइनमेंट्स, they will just give you a question and you will have to find an open-ended solution to an open-ended question. उसके बारे में एक्सप्लेन करो, what is the way of teaching? एक्चुअली ये प्रोफेसर टू प्रोफेसर डिपेंड करता है, और जिस इंस्ट्रक्टर को मतलब उनको जैसे जिसको टेस्ट करना है स्टूडेंट को, वो उस बेस पे करते हैं। 2 मिड टर्म्स रहेंगे, असाइनमेंट्स भी रहते हैं, एंड आपका एंड टर्म रहेंगे। और इसी में आपके जो मिड सेम भी हो सकते हैं, मतलब डिपेंड करता है प्रोफेसर टू प्रोफेसर कि आपको ये ओपन बुक भी दे रहे हैं कि नहीं। अब ओपन बुक में आपको दे दिया कि आप टाइम लिमिट दी कि 24 आवर्स 48 आवर्स आप करके आइए। और इवन जैसे सीनियर से पूछा भी तो कई बार ये भी रहता है कि 100 नंबर क्वेश्चन, 100 नंबर का पेपर है, 2 या 3 क्वेश्चन ही उसमें, अब आप उसको पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करिए। और जो सीनियर से मैंने पूछा भी था तो उन्होंने ये भी बताया कि इवन जो ओपन बुक रहते हैं वो ज्यादा कठिन होते हैं, मतलब आप बुक्स भी ढूंढ रहे हो, आप 7-8 बुक्स भी ढूंढ लिए आप, तब भी आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा उसमें। तो आई थिंक मेरा पॉइंट व्यू इसको देख के जो ये बना है वो ये है कि प्रोफेसर बेसिकली वो तो जानते हैं होंगे कि इनका सोल्यूशन को एग्जैक्ट सोल्यूशन तो नहीं ला पाएंगे, वो देखना चाहते हैं कि आपने जितना पढ़ा आप उसके सोल्यूशन कितना करीब पहुंच पा रहे हैं, कि आप खुद की थिंकिंग कितनी कर पा रहे हैं। तो ये चीज मेरे को सबसे अच्छी लगी यहाँ की कि ये बेसिकली हाउ टू थिंक पे फोकस जाता है। और इवन इससे मुझे याद आया कि जब इंटरव्यू का शेड्यूल था मेरा, तो उसके पहले एक ओरिएंटेशन था, तो सर ने भी इवन यही बात कही थी कि अगर आप डरिए, और वो सब बच्चे नर्वस थे, तो सर ने खुद ही बोला कि आप डरिए मत, इंटरव्यू के बिल्कुल आप ओपन माइंडेड होके जाइए, और अगर आपको कोई फॉर्मूला भूल भी गए हैं तो डोंट वरी, मतलब आप वी डोंट वांट योर मेमोराइजिंग स्किल। उन्होंने बोला कि आप फॉर्मूला भूल गए हमसे पूछ लिया, हम आपको फॉर्मूला बता देंगे, आप आगे सॉल्व करिए।
तो उन्होंने एंड में वही बोला कि वी डोंट वांट टू चेक योर मेमोराइजिंग स्किल, वी वांट टू चेक योर थिंकिंग स्किल्स, आप प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे कर रहे हम्म। तुम्हारा ये जो इंटरव्यू हुआ था एक्सी का, हाउ लॉन्ग डिड इट लास्ट? हो। ये 15 to 20 मिनट्स था एंड हम्म मेरा इंटरव्यू जब मेरा एक्सपीरियंस ये था कि जब मैं ऐसे ही एंटर किया था तो हम्म 3 प्रोफेसर थे एंड एक मैम भी थी प्रोफेसर, तो उन्होंने मेरा बेसिकली इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया था। हम्म। तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन बताया था, तो उन्होंने मेरे से पूछा भी था कि आपका 3 साल गैप क्यों है इसमें। तो कौन सा मैंने अपना गैप? रीजन अच्छा, बीटेक के बाद? 14 to 7 या ऑल नहीं राइट, ऑल बीटेक राइट। के पहले ओके, वो हमने अभी डिस्कस नहीं किया, विल गेट इनटू इट। ओके, या गैप, हाँ ठीक है। सो मैंने गैप का बताया था उनको रीजन, तो हम्म उन्होंने बताया मुझे कि ठीक है ओके। हम्म तो उन्होंने मेरे सब्जेक्ट्स पूछे कि आपके फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, हम्म तो मैंने बताया था कि सॉलिड मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनामिक्स। हम्म सो उन्होंने फिर बोला कि ठीक है बोर्ड पे जाइए और सॉल्व करने का उन्होंने बताया। तो मैं बोर्ड पे गया तो उन्होंने मेरे को प्रॉब्लम बताते गए कि आप ये बना दीजिए, आइसोलेटेड सिस्टम है, हम्म बीच में पार्टीशन है, ए एंड बी गैस है, T1 T2 टेम्परेचर है, हम्म और आपका पार्टीशन पंचर होता है तो आपको एंट्रोपी जनरेशन निकालना है, कैसे हम्म निकाल लेंगे। हम्म तो मैंने बताया कि एंट्रोपी बैलेंस इक्वेशन हम यूज करके एंट्रोपी जनरेशन का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। ओके। तो उन्होंने बोला ठीक है assumptions लिख के स्टार्ट करिए सॉल्व करना। तो मैंने स्टार्टिंग से पूरा assumptions लिख के स्टार्ट करना सॉल्व किया। मैंने आइडियल गैस विद कांस्टेंट सीपीसीबी, हम्म। तो मैंने फर्स्ट और थर्ड मैथ से स्टार्ट किया और आई मीन मैं थोड़ा सा चौक से इतना हैबिचुअल नहीं था, थोड़ा अच्छा, टाइम चॉक लग रहा बोर्ड था का मुझे। सिस्टम था, मार्कर नहीं था? हाँ वो कुछ रूम्स में व्हाइट बोर्ड मार्कर है, कुछ रूम्स हम्म में चौक ब्लैक वो ग्रीन बोर्ड था, तो मेरे हम्म वाले में ग्रीन बोर्ड एंड चौक था। तो हम्म मैंने स्टार्ट किया सॉल्व करना। हम्म तो मैंने फर्स्ट लॉ से फाइनल टेम्परेचर तक मैंने सॉल्व किया एंड उतने में सर मेरे को बोले कि मैंने आपसे हम्म एंट्रोपी जनरेशन निकालने बोला है। तो हम्म मैं इनिशियली नर्वस हो गया था, तो हम्म मैं उस वक्त बोल ही नहीं पाया कि सर फाइनल टेम्परेचर अपने को यूज होगा। तो हम्म मैंने बोला ओके सर मैं निकाल रहा हूँ। तो हम्म एंट्रोपी बैलेंस इक्वेशन लिखी, उसमें पूरा एक्सप्रेशन आया उसका। तो उन्होंने मेरे से पूछा हम्म कि आप डेल्टा एस ए क्या है। हम्म मैंने बताया कि सर एंट्रोपी चेंज फॉर गैस ए इनिशियल और फाइनल स्टेट के बीच में, क्योंकि एंट्रोपी जनरेशन अपना फिगर आ रहा था डेल्टा एस ए प्लस डेल्टा एस बी। हम्म तो उन्होंने ठीक है फर्दर एवेल्युएट करिए। तो आप मैंने उसका फॉर्मूला लिखा। अब उस हम्म वक्त नर्वस इतना था कि जनरली हमारा वॉल्यूम डबल में पूछ लिया था कि वॉल्यूम हाफ हाफ है क्या टोटल का, तो हमें वॉल्यूम वाला एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला लिखना चाहिए जनरली। तो मैंने प्रेशर वाला लिख दिया, प्रेशर टेम्परेचर का नर्वसनेस में। हम्म तो सर ने मुझसे पूछा कि ये फॉर्मूला आता कहाँ से है। हम्म तो मैंने बता दिया सर टीडीएस इक्वेशन से हम डिराइव कर सकते हैं। तो बोले हम्म ठीक है। अब उनका नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पे था कि P2 बाई P1 आप निकालेंगे कैसे। हम्म तो चूंकि मैं उस टाइप के क्वेश्चन कर रखे थे कि आई मीन इनिशियल आइडियल गैस स्टेट अपन इक्वेशन लगा लेंगे इनिशियल फाइनल स्टेट पे और डिवाइड करके P2 बाई P1 आ सकता है। तो बोले ठीक है। तो नेट फाइनल टेम्परेचर कैसे निकालेंगे, तो मैंने बता दिया जैसे फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स से निकाल सकते हैं हम, यही वैल्यू को मैं यहाँ पुट करूँगा। आधे बोर्ड मेरा वही सॉल्व था मेरा फाइनल टेम्परेचर। हम्म तो लेटर ऑन वो चीज हो गई थी ओके। फिर उन्होंने मेरे से पूछा था कि आप मैथ्स का क्वेश्चन पूछ लेंगे। मैथ्स का? तो मैं तुमने तो हाँ फेवरेट मैथ्स भी सब्जेक्ट में नहीं बताया था फिर भी। हाँ। तो ओके। उन्होंने मेरे से सॉलिड मैकेनिक्स नहीं पूछा था उन्होंने। हम्म। और तो मैथ्स में उन्होंने मेरे से पूछा कि आपका फेवरेट टॉपिक क्या है। तो मेरा मैंने ग्राफ ऑफ फंक्शंस बोला था, क्योंकि मेरे को क्लास 12 मेरा वो अच्छे से मैंने पढ़ रखा ग्राफ था। ऑफ तो फंक्शन, ये कौन सा टॉपिक है? ये तो हमने गेट के लिए भी नहीं पढ़ा है। ये इसमें क्या होता है? आई मीन अपन कोई भी फंक्शन आपको दिया हुआ उसका ग्राफ ड्रॉ करना है अपने को। ये चैप्टर है? ये तो कोई टॉपिक नहीं चैप्टर बना। नहीं है बट टॉपिक है। मैं टॉपिक क्लास 12 में मतलब करते ही रहते थे इस टाइप ओके के ओके क्वेश्चन, तो मैं ओके कंफर्टेबल था उस टाइम पे। ओके। और तो उन्होंने मेरे से एक अच्छा क्वेश्चन पूछा। हाँ हाँ। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि 1 माइनस कॉस एक्स होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर 0 से 2 पाई में आपसे ग्राफ ड्रॉ करिए। ओके। तो मैंने इनिशियली तो मैं सोच रहा था कि कैसे स्टार्ट करेंगे। तो मैंने 1 माइनस कॉस एक्स मैंने स्टार्ट किया कि उसको साइन का आइडेंटिटी वाला कन्वर्ट किया। तो मेरे को दिख गया कि हाँ ये स्टैंडर्ड लिमिट लग सकता है, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होल डिवाइड बाय एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर करके और हाफ कांस्टेंट रहेगा बाहर एक्सप्रेशन के। तो मैंने तो मैम ने पूछा भी कि आपने साइन में कन्वर्ट क्यों किया है। तो मैंने बताया कि स्टैंडर्ड लिमिट हो जाएगा यहाँ से, इसलिए कर सकते हैं। और मैंने पूछा तो मैंने जो कि स्टैंडर्ड लिमिट था तो मैंने 0 पे ऐसा बोला बबल मार्क किया था, क्योंकि वो एब्सोल्यूट वैल्यू वो नहीं रहेगा उस फंक्शन का, क्योंकि वो लिमिट है। ओके। और 2 पाई पे मैंने वैल्यू कैलकुलेट कर दी कि 0 आएगी। हाँ हाँ। अब चूंकि उतने तक मेरे 15 मिनट निकल चुके थे और मैं थोड़ा सा नर्वस हो ही चुका था। तो मैंने सर को खुद ही बोला कि कहने वाला था कि मेरा लेंदी हो ही रहा था। तो मैंने सर को बोला कि बीच का ग्राफ में सर dy बाई डी एक्स एंड d2 बाई डी एक्स स्क्वायर निकाले बिना मैं एग्जैक्ट ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, उसको टाइम लगेगा सॉल्विंग करने में। ओके। तो उन्होंने बोला कि आप अंदाजे से ड्रॉ कर लो। तो मैंने अंदाजे से ऐसा कॉन्केव डाउनवर्ड करके मैंने ड्रॉ कर दिया था। तो सर ने उसमें क्वेश्चन पूछा था कि आपको यहाँ पे मैक्सिमा क्यों लग रहा है कि 0 पे आपको मैक्सिमा क्यों होगा। तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि यहाँ पे हाफ से वैल्यू बेसिकली स्टार्ट हो गया, 2 पाई पे 0 है तो अपना डिक्रीजिंग रहेगा ये। एंड फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि आपको क्या लगता है 2 पाई पे इसका स्लोप क्या होगा। मतलब वो आपसे खुद क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप खुद
चेक करो कि अगर कुछ गड़बड़ है तो। हम्म। तो मेरे को, मैंने ग्राफ में देखी तो मेरे को गलती दिख गई हिंट्स कि है ना। जो, हाँ, तो मैंने गलती मेरे को ये दिख गई थी कि चूंकि फंक्शन पूरा पॉजिटिव है, हम्म एक्स स्क्वायर का टर्म है, पॉजिटिव स्क्वायर टर्म है ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, हम्म तो पॉजिटिव तो रहेगा फंक्शन, कभी एक्स के नीचे नहीं जाने वाला है, हम्म और डिफरेंशियल फंक्शन भी है, तो ऐसी नॉच नहीं बन सकती। हम्म तो मेरे को वहां क्लिक हो गया कि ये नॉच नहीं आनी चाहिए, उसके लिए यहाँ पे सिर्फ जीरो आना चाहिए, तो मैंने आधा मिटा के ऐसा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ड्रॉ कर लिया। ओके तो वो सर के चेहरे से दिख गया था कि आई थिंक ही गॉट कन्विंस कि हाँ इसने कोई चीज क्लिक हो गई थी। फिर ने मुझे मुझे 2 पाई से 4 पाई में ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे, तो मैंने ऐसे आगे ड्रॉ करके छोटा पीक रहेगा आगे, और आगे का एक्सप्लेन कर दिया था कि क्या होगा। ओके तो बोले ठीक है आप जा सकते ऑल राइट। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए रैपिड फायर की तरह, लेकिन हैं। नहीं जो नहीं, दो ही पूछे जो और पूछ इन रहे हैं डिटेल। वो, या जो पूछ रहे हैं आपको पता होना चाहिए वो आ कहाँ से रहा है, आपको हम्म बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि वो हो कहाँ से रहा है। हम्म तो जनरली आई थिंक मोस्ट गेट पे क्वेश्चन यही होता था कि हम वो फॉर्मूला लिखे हैं, हमको हम्म ये नहीं पता था कि फॉर्मूला ड्राइव हुआ कहाँ से था, तो हम्म फॉर्मूला पता तो हम आगे बढ़ जाते थे। हाँ हाँ। इसीलिए मतलब एजम्पशंस भी तुम्हें पता रहने चाहिए कि तुमने या ये क्यों लिखा है, और वो सब एक्सप्लेन करना भी ज़रूरी होता है। इवन बार के इंटरव्यू में भी लोगों को ये पता होना चाहिए कि बस बोल मत दो ऐसा होता है तो होता है, क्योंकि वो या तो तुम बेसिकली रट के आ रहे हो। ओके। या लेकिन आईआईसी बैंगलोर का ये चीज़ तो है इन जनरल। बीटेक ये चीज़ शायद तुमने अभी देखना स्टार्ट कर दिया होगा, बीटेक और एमटेक के कोर्स वर्क में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इट इज़ नॉट अ कंटिन्यूएशन, मतलब डिफ़िकल्टी नो लेवल बहुत जल्दी स्काई रॉकेट कर जाता है। और या उसमें सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का या लेवल बहुत जल्दी राइज कर जाता है। तो इन जनरल तुम कहीं पे भी एमटेक कर रहे हो तो मैथमेटिक्स का बहुत हाई एप्लीकेशन, अभी तुम सब्जेक्ट्स पढ़ोगे जैसे कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स या फिर फाइनाइट एलिमेंट मेथड, ये सारे में बहुत हैवी यूज़ होगा मैथमेटिक्स का। तो वो तो होता ही है, बट स्टिल आईएससी इज ऑलवेज नोन फॉर नॉट इंजीनियरिंग बट साइंस, है ना, जिसमें हमेशा से मैथ्स का बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन रहता था। तो व्हाट डू यू थिंक, हैव यू सीन साइंस दैट वहाँ पे आईएससी में अगर तुम्हें मास्टर्स करना है तो मैथ्स अच्छा होना चाहिए तुम्हारा, या फिर नहीं भी है तो एटलीस्ट यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। या या मेरा मैथ्स, आई मीन मैं कहूँगा कि ओके है अभी तो, हम्म ओके ही था मेरा उस टाइम मैथ्स, एंड हम्म आई मीन क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था, बट मेरे पर्सनल लेवल पे मैं कहूँगा सेटिस्फेक्शन नहीं था मेरे को। हम्म तो मैं उसमें साथ साथ पढ़ता रहता, मेरा सेल्फ स्टडी का, मैं शुरुआत से मानता था कि सेल्फ स्टडी ही आपकी मेन स्टडी रहेगी, हम्म और आप क्लास में भले ही आप पढ़ भी रहे हैं, बट डिफरेंस जो आपका क्रिएट होता है बाकी से वो सेल्फ स्टडी के बेस पे ही होता है। हम्म तो इवन यहाँ पे साइंस से रिलेटेड अगर बात करें तो आई मीन हम्म साइंस के इतने सारे डिपार्टमेंट, जो हम लोग क्लास 11 12 में हम पढ़ते थे तो उसके डिपार्टमेंट अकेले हैं। हम्म केमिस्ट्री में हम पढ़ते थे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल, तो हम्म इनके अलग अलग डिपार्टमेंट ही है यहाँ पे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओके फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डिपार्टमेंट ही अलग है यहाँ ओके। पे। तो तो ये सब चीजें हैं। तो अभी जो तुम्हारे सब्जेक्ट स्टार्ट हुए क्या उसमें मैथ्स का हैवी एम्फेसिस दिख रहा है तुम्हें ऑलरेडी? आई मीन अभी तो इंट्रोडक्टरी क्लास हुई है, तो हम्म उन्होंने बताया कि हम क्या क्या चैप्टर्स पढ़ेंगे इसमें, और हम्म इसमें मैथ्स में हमको इस बार 3 टॉपिक्स रहेंगे बेसिकली। हम्म पहला है टेंसर एनालिसिस, सेकंड है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड हम्म थर्ड रहेगा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ऑल राइट। और तुमने लैब्स विजिट किए अभी आईआईसी के, फैसिलिटीज देखे या तुमने कोई? हाँ, मैंने क्या? अभी 2 3 लैब देखी थी मैंने, बट उस टाइम तक मेरा परमानेंट आईडी कार्ड बना नहीं था, तो मैं अभी ज्यादा अंदर नहीं जा रहा था, बस बाहर से देख रहा था। तो फ्लूइड मैकेनिक्स का लैब देखा था मैंने, हम्म बायोमैकेनिक्स का भी लैब है। तो यहाँ पे क्या, आई थिंक स्पेशलाइजेशन यहाँ का और ज्यादा वेरिड है। हम्म अगर अपन आईआईटीज में देखते हैं तो वहाँ पे 3 नामों को जनरली मिलते हैं, 3 ब्रॉडर हम्म डोमेन की, डिजाइन है, थर्मल है, एंड अपना हम्म मैन्युफैक्चरिंग है। हम्म यहाँ पे हमको 8 एक प्रकार से ब्रॉडर डोमेन मिल जाते हैं। ओके आई मीन बायोमैकेनिक्स भी है, नैनो स्केल भी आएगा, हीट ट्रांसफर अलग है, फ्लूइड मैकेनिक्स का भी अलग है, डिजाइन भी है, हम्म मैकेनिज्म का ऑप्टिमाइजेशन भी है आपको, हम्म मैन्युफैक्चरिंग में भी मिल जाएगा आपको, रोबोटिक्स में भी मिल जाएगा यहाँ पे। ओके। तो तुम ऐसा, इज इट पॉसिबल दैट मैं मैकेनिकल में हूँ बट फिर भी मैं फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट इज मोर फोकस टुवर्ड्स एरोस्पेस इंजीनियरिंग, लाइक स्ट्रक्चर्स और एरोडायनेमिक्स या फिर प्रोपल्शन, इज इट पॉसिबल? या फिर वो सिर्फ एरोस्पेस में एमटेक जो कर रहे हैं उनके लिए पॉसिबल होगा? इस बारे में मैं श्योर तो नहीं हूँ, बट आई थिंक ऐसा नहीं होगा। आपको हम्म मैकेनिकल डिपार्टमेंट के ही प्रोफेसर का अंडर का प्रोजेक्ट लेना पड़ेगा, बट हम्म इनके कई प्रोजेक्ट्स इंटरडिसिप्लिनरी होते हैं, ओके ये भी मैंने देखा है। ऑल राइट तो इवन जैसे एक हमारे यहाँ पे सर है, तो वो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड अप्लाइड फिजिक्स में उनका बैठते हैं, बट यहाँ पर भी वो प्रोफेसर हैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट में भी, तो उनका कई इंटरडिसिप्लिनरी रहते हैं। हम्म एक मैंने देखा था कि वो ड्रोन्स का सिस्टम है, तो उसमें काफी कुछ वो उनका फिजिक्स रिलेटेड, अगर जैसे किसी एक्सपेरिमेंट में ऑप्टिक्स का भी यूज हो रहा है, हम्म तो फिजिक्स से रिलेटेड आप उनको ऑप्टिक्स का काफी इंस्ट्रूमेंट मिल जाते हैं।
ओके। यहाँ पे भी इंटरडिसिप्लिनरी बहुत सारे हैं, और मैकेनिकल डिपार्टमेंट में तो बहुत सारे दूसरे डिपार्टमेंट का भी कोलैबोरेशन है यहाँ पे। हम्म। ऑल राइट, ओके यश, अभी हम मेन पॉइंट पे आते हैं, तुम्हारे मेंटल इश्यूज़ या फिर मेंटल हेल्थ में जो भी या तुमने एक्सपीरियंस किया अभी तक, तो उसका स्टोरी तुम स्टार्टिंग से बताओ। जैसा कि तुमने अभी बताया था कि तुमने उसके वजह से 3 ईयर गैप भी किया या है, और अभी अभी व्हाट इज़ द सिचुएशन, आर यू गुड नाउ, इज इट, क्योंकि तुम्हारे या डॉक्टर से मैं बात कर रहा था, ही सेइंग दैट यश हैज़ डन अ कमेंडेबल जॉब बिकॉज यू आर वन ऑफ द रेयर केसेस इन विच यू हैव हैंडल्ड इट सो वेल, और वो हम अभी भी देख रहे हैं, क्योंकि एक टाइम था ओनली लाइक 4 years ago, 2 years ago, जब तुम्हें सोशल एंजाइटी थे, एंड टुडे यू आर टॉकिंग नॉर्मली जस्ट लाइक एनी वन वुड, मे बी इवन बेटर, है ना, इतने लोगों के सामने। सो शेयर दैट जर्नी विद अस, व्हाट, व्हेन इट स्टार्टेड, व्हेन यू डिस्कवर्ड इट एंड ऑल। आई थिंक मेरा, आई एम नॉट श्योर इन दिस व्यू, बट मेरा ये व्यू था कि मैं बचपन से ही, मुझे इस टाइप का थोड़ा सा एंजाइटी होता था। आई मीन क्लास थर्ड फोर्थ से ही, हम्म जैसे हम स्कूल में असेंबली में बैठे, तो आई थिंक मेरे को होता था सोशली क्राउड में, बहुत होती थी अलग टाइप की एंजाइटी मुझे। हम्म और मेरे को फील होता था कि ये चीज नॉर्मल तो नहीं है, बट मेरे दिमाग में थॉट है कि शायद सबको ही होता है ये प्रॉब्लम उस हम्म टाइम पे, क्योंकि मम्मी पापा बोलते हैं कि सब बच्चे रोते ही हैं स्कूल जाते टाइम, या इनिशियल में उनको रहता ही है कि हम्म न्यू जगह पे जाने का। तो मे बी मेरे को वही लगा कि सबको ही होता है ये प्रॉब्लम। हम्म तो मेरे साथ था कि इनिशियल में थोड़ी सी होती थी एंजाइटी, बट मैं दोस्तों से घुल मिल जाता था, तो मेरे को इतनी प्रॉब्लम कभी महसूस नहीं हुई उस टाइम। ओके। बट कभी जब अकेले रह रहा था, थोड़ी बहुत ये होती थी मेरे को। फिर क्लास 10 तक तो यही सीन था, एंड क्लास 11th में मैंने सोचा कि जब हम सब ग्रुप हम लोग का बना था, जो 10th स्कूल था, हम्म तो उसमें डिसाइड किया कि सब जेई का पढ़ ही रहे थे। हम्म तो जेई में जैसे हम लोग जाते हैं 11th में, तो हमारा एकदम सब्जेक्ट का बर्डन बहुत पड़ता है, बहुत हमको हाई सिलेबस काफी हम्म अमाउंट में रहता है। तो मैं इनिशियली तो अच्छा कर रहा था, एंड मैंने जबलपुर में लोकल कोचिंग ज्वाइन किया था, वहाँ पे ऑफलाइन कोचिंग ही था। हम्म तो उस टाइम मैंने जो ज्वाइन किया था, इनिशियली आई वाज डूइंग वेल, वहाँ पे जो टेस्ट भी होते थे, तो मैं आई मीन इनिशियली यूज्ड टू टॉप 10 ऐसे ही रहता था मेरा रैंक जनरली, ओके। जो इंटरनल टेस्ट होते थे क्लास में। तो एट दैट टाइम लगता था कि शायद अच्छा हो सकता है जेई का उस टाइम भी। हम्म और बट आई गेस कि वहाँ पे चूंकि लोड अपना इतना बढ़ चुका था, अगर जरा सा भी अपना चूंकि हर स्टूडेंट के में होता है मेरे ख्याल से कि थोड़ा बहुत बैकलॉग आता ही है, और आप जब आप उसको मैनेज नहीं कर पाए तो थोड़ा स्ट्रेस तो होता है, नॉर्मल होता है वो। हम्म बट मेरे ख्याल से मेरा उसका उस टाइम स्ट्रेस मैनेज करना मेरे को आता नहीं था, हम्म मैं ये कहूंगा। तो मैं स्ट्रेस में मैनेज कर ही नहीं पा रहा था कि हम्म स्ट्रेस मैनेज करते कैसे हैं। तो आई थिंक जो भी हार्मोनल फ्लक्चुएशंस रहते हैं अपने इसमें ब्रेन में, हम्म तो उस वजह से मेरी ये प्रॉब्लम मतलब सिर्फ उसी से रिलेटेड नहीं थी, अब वो दूसरी जगह मेरे को ऑब्जर्व होने लग गई थी कि मैं हम्म कोई चीज को इधर से उठा के इधर रख रहा हूँ, तो मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा, मेरे को क्लियरली दिख रहा है, समझ आ रहा है दिमाग से कि ये चीज मैंने उठा के यहाँ रख दी है, बट मैं उसको सेटिस्फैक्टरी लेवल पे फील ही नहीं कर पा रहा हूँ। इज इट लाइक अंदर से लग रहा, ओसीडी, लाइक वी या आर पर्टिकुलर अबाउट ये ऐसे लाइन में होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, हाँ, जनरली इसी को ये हम ओसीडी ये भी बोलते हैं ना। ओसीडी का ही हम्म इनिशियली आई थिंक कह सकता हूँ, इनिशिएशन हम्म यहीं से स्टार्ट हुआ था मेरा। हम्म तो मैं कुछ चीज उठा के रख, मेरे को सेटिस्फेक्शन फील ही नहीं हो रहा, मेरे को लग रहा था कि कुछ चीज मिस आउट हुई है, अभी कुछ चीज अधूरी रह गई है, हम्म इनकम्प्लीट है। हम्म तो मैं उसको उठा के दोबारा रखता था, जबकि मेरे को हम्म समझ में आ रहा उसको कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि सर क्या हम्म यूजर रहेगा कि मैं उसको ऐसे रखूंगा, ऐसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। समझ में सब आ रहा है ब्रेन को, बट फील नहीं आ रहा, हम इमोशंस उसमें वैसे नहीं ले पा रहे थे। हम्म तो ऐसे केस में प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होने लगती है कि आपको यहाँ से आपकी प्रॉब्लम इनिशिएट हो गई है और आपको स्ट्रेस मैनेज करना नहीं आ रहा है। ओके। तो स्ट्रेस आपका और आई थिंक हार्मोनल इम्बैलेंस बढ़ाता जाता है, ये हम्म मेरा भी। हम्म और उससे होता क्या कि मैं हर छोटी छोटी चीजों में मेरे की प्रॉब्लम बढ़ती गई। हम्म तो ये क्लास आई थिंक 12th या जस्ट उसके पहले 11 जब खत्म ही हुआ था, तब मेरे पापा ने ऑब्जर्व किया था कि ये प्रॉब्लम आई थिंक नॉर्मल नहीं है, होता है स्ट्रेस होता है, चिड़चिड़ाहट आती है, बट ये नॉर्मल नहीं है। ये जितना हर छोटी छोटी चीजों पे इतना ज्यादा इशू बन रहा है, तो ये नॉर्मल नहीं है, इसको इसका प्रॉब्लम अगर है तो ये हमें हम्म। दिखाना चाहिए क्या साइकेट्रिस्ट को। फ्रस्ट्रेशन या फिर ऐसा या चिड़चिड़ाहट भी रहता था? ओके। या फ्रस्ट्रेशन बहुत रहता था उस टाइम, चिड़चिड़ा, जबकि मैं उसमें टेस्ट में अच्छा भी कर रहा था मैं, हम्म बट मेरे को फ्रस्ट्रेशन चिड़चिड़ा अपने नेचुरली आ रहा था अंदर से मुझे। हम्म तो ऐसे पॉइंट पे मेरे साथ यही प्रॉब्लम होता था कि मेरे को समझ ही नहीं आ रही हो क्यों रहा है। हम्म जब हमें हमको अगर कुछ समझ ही नहीं आ रही कि वो हो क्यों रही, तो हमको फियर क्रिएट करती है हमारे मन में, हम्म इससे कहीं कुछ बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं हो जाए। तो हम्म उसको हम अप्रीहेंड कर करके और अपना एक्सपेक्ट, मतलब आई मीन थॉट अपना और गलत से जाते जाते हैं, हम्म हम समझ ही नहीं पाते हैं। और जब, और मैंने इसमें यही सुना था कि क्या कहते हैं, जब हम इतना ज्यादा इसमें परेशान हो जाते हैं
स्ट्रेस से, तो हम इतना थक जाता है हमारा ब्रेन कि हम लॉजिकल सोचना ही बहुत मुश्किल हो जाता है उस पॉइंट, हमें उतनी एनर्जी हम दे ही नहीं पाते लॉजिकल सोचने की उस टाइम पे, जब जो लॉजिकल सोच रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट कर पाए। हमको उस वक्त लगता है इतना फियर अंदर से, इतना चेस्ट में मतलब भाई भारी लगता था, हम हमारा प्रायोरिटी उस वक्त ये रहता था कि हम इसको खत्म करें एट एनी हाउ। तो वो चीज से ये प्रॉब्लम बढ़ता गया, तो पापा ने भी ये चीज देखी, तो हमने साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट कराना स्टार्ट किया। तो चूंकि ये प्रॉब्लम हमारे लिए न्यू थी, हमको पता नहीं होता ये सब चीजें क्या होती हैं, तो डॉक्टर ने मेडिसिन भी दी, इनिशियली वर्क हुई, बट मेडिसिन चूंकि कौन से मेडिसिन? इसमें आपने ये एंटी डिप्रेसेंट इनकी क्लास रहती है, आर दे लाइक तो डेंजरस टू टेक दोज नहीं मेडिसिन? नहीं नहीं, ऐसा अपन ये नहीं कह सकते। हाँ, ये है कि अगर जिसको ऐसे सिम्टम्स नहीं है उनके लिए हो सकती है, बट जो अगर डॉक्टर डायग्नोस कर रहा है तो ये डॉक्टर के ही बेस पे ली जानी चाहिए। और इवन ये मेडिसिन का मुझे याद है कि जब भी मैं मेडिसिन लेने जाता था तो हमेशा वो शॉप वाला ही बोलता था कि हम इसका पहले प्रिस्क्रिप्शन दो, उसके बिना हम नहीं देंगे ओके मेडिसिन, ओके ओके। ये कोई मेडिसिन ऐसे नहीं ले सकता ये वाली। ऑलराइट। और तो मैंने इनिशियली इसमें, चूंकि हम रेस्टलेस बहुत थे उस टाइम, और चूंकि प्रॉब्लम न्यू थी, हमको पता नहीं चलता था कि सॉल्व कैसे होगी, तो इनिशियली हमने बहुत सारे साइकेट्रिस्ट बदलते गए क्योंकि हमको पता ही नहीं था कि सॉल्व होती कैसे इन जनरल, ओके। तो इसमें टाइम लगता है। नहीं, इससे आई बड़ी चीज वांट होती टू है। लाइक पॉइंट आउट ओवर हेयर कि देयर आर लॉट ऑफ साइकेट्रिस्ट हु जस्ट whenever you go कि मेरे को ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, they just give you prescriptions like medicines ले लो। ऐसे प्रॉब्लम्स काफ़ी जगह तुम्हें देखने को मिलेंगे। There are a lot of Yeah. reasons for that, like finding a legit psychiatrist is difficult Yeah. and it is very important। क्या होता है कि इस दुनिया में कोई है नहीं जिसे स्ट्रेस नहीं होता, या फिर Yeah. एंग्जाइटी। मैं ये मानता हूँ कि देयर आर सम पीपल जिन्हें शायद अभी तक एंग्जाइटी कभी फेस नहीं हुआ होगा। एक पॉइंट था जब मुझे भी आज तक एंग्जाइटी फेस नहीं हुआ, ऐसा था, लेकिन बाद में मैंने फेस किया अपने लाइफ में। तो ऐसा हो सकता है कि तुमने आज तक फेस नहीं किया, हो सकता है बाद में फेस करोगे, लेकिन स्ट्रेस तो सबने फेस किया ही है। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इंटेंसिटी। like certain discomfort is natural and you have to Yeah. learn, but there reaches ऐसे actual में तो कुछ लोगों को problem है ना जिसमें they need help from someone else, so it is Yeah. very important for you to decide which level you are at and Exactly. also find out the right person who is like legit, Yeah. है ना। तो इनिशियली मेरे साथ हुआ भी यही पे था, जब मैंने साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करा रहा था, तो इनिशियली उनके सेशन उनके साथ मेरे से ज्यादा देर रहते नहीं थे, आई मीन 10-15 मिनट का रहता था। तो जब मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र झा सर, जिनसे अपन अभी डिस्कशन करेंगे, तो उनके साथ जब मैंने फर्स्ट टाइम उनको कंसल्ट किया था, तो उनके साथ मैंने एक सीन देखा कि वो मोर देन 1 आवर भी दे रहे थे हम लोग को सेशन, ऑलमोस्ट सब पेशेंट को काफी टाइम देते थे। तो मैंने वहां चीज ऑब्जर्व करी कि ये एक एक केस आपका समझ रहे हैं कि किस पॉइंट से क्या चीज आपको रिलेट हो रही है, तो वो पूरे केस स्टडी बनाते थे। ओके। तो यहाँ से जब मैंने डॉक्टर ज्ञानेंद्र झा सर से मैंने ये कंसल्ट किया था फर्स्ट टाइम मैंने, तो उस टाइम मेरे को एंगर इश्यूज भी बहुत होते थे। ओके। तो उसमें अब ऑब्वियस है कि 1.5 साल से आप पूरा इसमें परेशान हो ही रहे हो, कुछ रिकवरी हो नहीं रही है, तो आपको फ्रस्ट्रेशन इतना ज्यादा होता था कि आपको छोटी छोटी चीज भी आपको मतलब पिंच कर रही होती है बहुत ज्यादा पेनफुली। तो Okay. वो आपको एंगर इशू आपके नेचुरली क्रिएट कर देती है कि आप खुद ही, आप अपना दिमाग ही आपको रिस्पॉन्ड आपके हिसाब से नहीं कर रहा उस वक्त, आप खुद ही को उस वक्त नहीं समझ पा रहे हो, और सामने वाला एक्सटर्नल का मुश्किल ही और मुश्किल हो जाता है कि समझ पाना, क्योंकि अपन अंदर से अपन फील नहीं कर रहे हैं कि क्या हमारे साथ क्या हो रहा है। तो झा सर ने मेरा केस जब लिया था, तो इनिशियली काफी हम लोग की सेटिंग्स रहती थी, तो वहाँ पे स्टार्ट भी हुआ था। तो और साथ में फिर झा सर ने उनको बोला था कि अपन निमांस भी, बैंगलोर में जो इंस्टीट्यूट है, ओके। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस, तो यहाँ पे आके मैंने कंसल्ट किया था। तो मेरा, तो यहाँ पे जो एक डॉक्टर थे, तो उन्होंने मेरे जब केस लिया था, तो इनिशियली उन्होंने हमको यही बोला कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम वाकई में काफी सीवियर सिम्टम्स थे मेरे उस टाइम, और उन्होंने खुद बोला था कि टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो इनिशियली मैं वहाँ पे 3-4 दिन यहाँ पे रुका था मैं, और डॉक्टर ने बोला था कि अगर आप यहाँ पे फर्दर कंटिन्यू रुकेंगे तो हम आपके यहाँ पे थेरेपी स्टार्ट करेंगे, आपको रुकना पड़ेगा यहाँ पे, थोड़ा लंबे समय रुकना पड़ेगा। Okay. तो उस वक्त हमारे साथ ये इश्यूज थे कि यहाँ पे एक्चुअली रहना काफी एक्सपेंसिव हो रहा था उस टाइम बैंगलोर में, और पापा गवर्नमेंट जॉब में भी हैं, तो उस टाइम वो इजिली नहीं आ पा रहे थे, बार बार आना जाना दिक्कत होता था। और मेरी उस वक्त कंडीशन ये थी कि अकेला मतलब मम्मी मेरे को हैंडल नहीं कर पाती उस वक्त, मम्मी भी काफी इमोशनल हो जाती थी, तो मॉम के लिए ऑब्वियस सी बात है कि वो काफी इमोशनल, वो नहीं देखना चाहती कि उनके कोई बच्चा उनके साथ ऐसा ऐसा तकलीफ में हो, तो वो भी इमोशनल हो जाती थी। तो ये चीज सोच के सबने डिसाइड किया कि हम जबलपुर में रह के ही ट्रीटमेंट कराएंगे, और हम डॉक्टर झा सर से तो काफी टाइम से हम ले ही रहे थे।
तो हमने इनको यहाँ डॉक्टर जो जिनने हमारा ट्रीटमेंट लिया था निमांस में, तो उनको भी ये चीज बताई थी। तो उन्होंने बोला ठीक है, और तो उन्होंने हमको मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन जो उन्होंने दिया था, मोस्टली मेडिसिन वही थी जो जहाँ सर की चल रही थी। और उन्होंने हमको खुद ही बोला था कि अगर कुछ भी आपको सडन कुछ चेंजेस आपको लगे या आपको लगता है इमीडिएटली कंसल्ट कराना है, तो आप इन्हीं को सर को कंसल्ट करा लीजिएगा ओके वहीं आप लोकल में। और तो इनिशियली फेस चला, और फिर सर ने इन्होंने भी यही बताया था कि थेरेपी के लिए तो डॉक्टर झा सर के आई थिंक फ्रेंड ही है, डॉक्टर रूपेश रंजन सर। ही इज इन काउंसलिंग न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट इन भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल। सो मेरे को जबलपुर टू भोपाल आई 350 किलोमीटर पड़ता है, तो बाय ट्रेन 6 आवर का जर्नी है। तो हमने फिर डिसाइड किया कि सुबह जबलपुर से ट्रेन मिलता है हमें, तो वो हमको अराउंड 10:30-11 AM मॉर्निंग में हमको वहाँ पे भोपाल हम लोग अराइव करते हैं। तो वहां से हम लोग सीधे हॉस्पिटल जाते थे। तो सर ने जब हमारा पूरा केस लिया, तो उन्होंने भी देखा कि काफी सिम्टम्स सीवियर थे, और उन्होंने हमको इसका पूरा केस स्टडी बना के इसमें पूरा थेरेपी देना स्टार्ट किया कि कैसे आपके जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो उसको कैसे फेस करना है और हाउ टू डील विद दिस। और कंटिन्यूस ये सीन करीब करीब 4 से 5 साल चला था आई थिंक। और मतलब ये था कि इनिशियली फ्रीक्वेंट था, पर उसके बाद जब 4 से ज्यादा 5 साल, लाइक कैन यू गिव द टाइमलाइन, कौन से ईयर से कौन से ईयर तक? 2016 में मेरा भोपाल जहाँ मेरा थेरेपी स्टार्ट हुआ था। 15 में मैंने निमांस मैंने स्टार्ट किया था, और ओके 13 के जुलाई अगस्त में मेरा फर्स्ट टाइम जब मैंने यहाँ पे कंसल्ट किया था हाँ हाँ जबलपुर। तो 13 से ये प्रॉब्लम मतलब काफी प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुका था। और ये कहूंगा कि जब निमांस में यहाँ पे चली जाता है कम्प्लीटली ऐसा ट्रीटमेंट, तो इनिशियली 3-4 ईयर्स काफी फ्रीक्वेंट विजिट रहते थे। उसके बाद जब काफी प्रॉब्लम थोड़ा मैनेजेबल हो गया था, तो इवन 17 में डॉक्टर ने खुद ही कहा था कि क्या कहते हमें कॉलेज ले लेना चाहिए, आप काफी लेट हो जाएगा और आप इतना मैनेज अब थोड़ा बहुत कर सकते हैं और बिजी रहेंगे जितना आप। तब तक तुम्हें इम्प्रूवमेंट लगने लगा था अपने सिचुएशन में? हाँ, काफी इंप्रूवमेंट आ गया था मेरे को उस टाइम पे। मेरे को काफी ऐसा लग रहा था कि होप तो दिख रही है मुझे। उसमें तुमने क्या थेरेपी तुमने कराया था फाइनली? या व्हाट डू दे डू इन दीज थेरेपीज, लाइक इज इट टॉकिंग और समथिंग एल्स? या मोस्टली इट इज टॉकिंग, और काउंसलिंग में जो हमको बताते थे, जैसे मेरे को मतलब कोई ऑब्सेशन फॉलो मैं कर रहा हूँ किसी चीज को, कंपल्सिव बिहेवियर फॉलो कर रहा हूँ, Okay. तो मैं उसको रिपीट करता जा रहा हूँ, तो मेरे को अंदर सेटिस्फेक्शन ही फील नहीं हो रहा हूँ, मेरी एंजाइटी बढ़ती जा रही है। तो एंजाइटी को खत्म करने के लिए मैं कंपल्सन फॉलो करता था। ओके तो रंजन सर ने मेरे को बताया था कि इसका एक जनरल अपना जो ब्रेन का रिस्पॉन्स होता है उसका ग्राफ ऐसा होता है कि अपन ऐसा ग्राफ होता है अपना, पहले एंजाइटी इंक्रीज होती है, फिर नेचुरली अपना ब्रेन डिक्रीज करता है एंजाइटी को। हमें इसमें सपोर्टिव में डीप ब्रीदिंग करनी होती है, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग करनी होती है। तो उसमें मेरे को बताया था सर ने कि एक स्टिमुलस जीरो रिस्पॉन्स मॉडल होता है। तो हमें जैसे कुछ हमको स्टिमुलस ट्रिगर कर रही है कोई चीज, तो हमें उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं देना चाहिए। पहली चीज इसलिए जीरो रिस्पॉन्स, कोई भी स्टिमुलस है आपको जीरो रिस्पॉन्स दो, तो आपका नेचुरली एंजाइटी बढ़ेगा। अब आप उसको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, आपका दिमाग उसको पैनिक में बनाना जाएगा। और डीप ब्रीदिंग के साथ साथ आपका वो ग्राफ जिस तरह पीक आएगा फिर घटेगा। अगर हम यहीं पे उसको स्टिमुलस को हम कंपल्सिव बिहेवियर फॉलो करते हैं तो एंजाइटी हमारा तुरंत डिक्रीज तो होता है, पर चूंकि हमारा केमिकल इम्बैलेंस बना ही हुआ है, वापस वो ऊपर आता है। तो नेक्स्ट पीक कई बार जनरली उसके पिछले पीक से हायर ही रहता है जनरली, तो आपको कंपल्सिव बिहेवियर बढ़ता ही जाता है उस लेवल पे। तो आपका यही बिहेवियर है कि आपको इनिशियल स्टेप आपका जो होता है वो ये है कि आप उसको रिस्पॉन्स मत दो। जैसे ही रिस्पॉन्स अपना जीरो नहीं देते अपन, तो थोड़ा सा पीक आता है एंजाइटी का, और फिर जैसे डिक्रीज होता है, और तब उसके बाद फिर अब जब आपको फिर से अगर वो बिहेवियर स्टिमुलस आ रहा है आपको ट्रिगर कर रहा है, थोड़ा सा और बढ़ेगा एंजाइटी अगर उसको रिस्पॉन्स नहीं दोगे, पर नेक्स्ट पीक पहले पीक से लो रहता है। तो ऐसे लॉन्ग टाइम में आपकी एंजाइटी पूरी सबसाइड खत्म हो जाती है। All right, okay. So you'll have to learn how to handle it. Yeah. अगर तुम इसे सीख गए डीप तो ब्रीदिंग आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। And डीप ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। what about medication? Are you still taking it or you are off of it? नहीं, मेरा मेडिसिन सब खत्म, कंप्लीटली ऑफ हो चुका है। और कितने साल चला था वो? मोर देन 8 years। 2013 में स्टार्ट हुआ था, अभी 22 में ऑफ हुआ है मेरा मेडिसिन। Oh, all right. Okay. What do you think, like, what percentage of people are like unknowingly depressed? जब भी मैं मतलब पब्लिक में होता हूँ तो मैं सोचता हूँ यार लोगों के लाइफ में कितने सारे प्रॉब्लम है, और when they start growing they start facing like financial crunch or how to make a living, or they also face losses like loss of someone close one, तो ये सारे amplify करते जाते हैं. What do you think about that? Like they are not paying attention towards it, especially हमारे कंट्री में. एक्चुअली मैं इसमें कहूंगा कि हमें अपने ही थॉट्स या माइंड के बारे में क्लैरिटी नहीं होती है। मेरे साथ भी यही सीन था कि मेरे को क्लैरिटी नहीं थी कि हमारे थॉट्स वर्क कैसे करते हैं इन जनरल सेंस में। तो मैंने जब ये ऑब्जर्व किया था कि मैं जो भी हमारे साथ सिचुएशन एक्सटर्नल हो रही है, हम
उसको रिस्पॉन्ड करना है कि नहीं करना वो हमारे हाथ में होता है। हम इस चीज को बस उस टाइम नहीं समझते, हमको लगता है कि हम रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो हमारा एंजाइटी और बढ़ेगा। ओके ओके, आई लाइट थिंक कट यहाँ गया। पावर कट हो गया है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कंटिन्यू करो, तुम दिख रहे हो। ओ डॉक्टर सर का भी फोन आ रहा है, तो आप बात कर अच्छा, लीजिएगा। सर का फ़ोन आ रहा था, मैं उनसे बात कर हाँ। लेता हूँ। All right, guys, we have over here Dr. Gyanendra Jha, who is a psychiatrist. He has worked with Yash for a long time. एक्चुअली ये प्रॉब्लम के स्टार्टिंग से वो यश को देख रहे हैं, एंड एक तरह से उन्होंने पूरा स्टोरी देखा है कि वेयर ही वाज एंड वेयर ही इज़ नाउ। अभी जैसा तुमने सुना कि इज़ ऑफ द मेडिकेशंस और ये बहुत ही अच्छा कर रहा है अपने लाइफ में, अपना करियर परस्यू कर रहा है, अपना पैशन परस्यू कर रहा है। तो डॉक्टर, आप स्टार्टिंग से बताइए कि व्हाट वाज द केस एंड व्हेन यू सॉ हिम फर्स्ट, उसका क्या सिचुएशन था और व्हाट यू अंडरस्टूड आउट ऑफ इट। सबसे पहले तो आशीष, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। या मोस्ट और वेलकम। सबसे पहले मैं तारीफ करना चाहता हूँ यश की, बिकॉज लगभग 18 वर्षों से मैं मनोचिकित्सा में काम कर रहा हूँ। एज अ साइकियाट्रिस्ट मैंने लाखों मरीजों को देखा है, पर आज इस शो में आने का सबसे बड़ा पर्पस जो था वो यश था। मैं, जैसा आपका प्रश्न है कि यश के बारे में आपको बताऊं, तो यश, जहां तक मेरी याददाश्त जाती है, लगभग 6-7 साल से तो मैंने यश को देखा था। मतलब ही केम टू मी अबाउट 7 to 8 years बैक, आई गेस इसके आसपास की बात है। और व्हेन ही केम टू मी, द अनफॉर्चुनेट थिंग which I came across is that his severity of OCD is very high. जब भी हम किसी केस को डायग्नोज करते हैं तो हम उसकी इंटेंसिटी जरूर देखते हैं। जो इंटेंसिटी होती है वो हमें हेल्प करती है टू डिसाइड अबाउट आवर ट्रीटमेंट प्लान, कि हम किस ट्रीटमेंट प्लान में चलने वाले हैं। वेदर देयर इज नीड ऑफ काउंसलिंग और साइकोथेरेपी अलोन, देयर इज नीड ऑफ ट्रीटमेंट बाय फार्माकोलॉजी, और वेयर देयर इज नीड ऑफ कंबाइंड थेरेपी इज रिक्वायर्ड। इसका डिसीजन हम तभी ले पाते हैं आफ्टर मेकिंग अ डायग्नोसिस। वी हैव टू understand and we have to label whether the person is suffering from mild, like in case of Yash, OCD, mild OCD, or moderate, or severe, or very severe. These are the categories of OCD. In different categories we see different patient, but unfortunately when Yash came to me, he was having very severe OCD. और जो मैं तारीफ यश की कर रहा था शुरुआत में आते ही, वह इसलिए किया कि मैंने जो सोसाइटी में देखा है, बहुत ही कम लोगों में वो करेज है, वो साहस है जो यश दिखा रहा है इस सोशल प्लेटफॉर्म पे सबके सामने, कि यस, आई वॉज हैविंग दिस साइकियाट्रिक डिसऑर्डर, आई एम नॉट असेम्ड ऑफ इट, इट इज सिंपली अ डिसऑर्डर लाइक एनी अदर डिसऑर्डर ऑफ द बॉडी। हम यही चीज रोज बताने की कोशिश करते हैं। तो यश का केस कुछ ऐसा ही था। यश को ऑब्सेशंस आते थे, जैसे कि ओसीडी नाम से, अगर मैं कहूं, जब हमने कैटेगराइज किया है ओसीडी डिसऑर्डर, तो ओसीडी इज बेसिकली एब्रिविएशन ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अब डिसऑर्डर और डिजीज क्या होता है, अगर हमें ये समझना है, तो लाइक अगर हम डिजीज की बात करें तो ट्यूबरकुलोसिस इज अ डिजीज, इट इज नॉट अ डिसऑर्डर, बिकॉज ट्यूबरकुलोसिस के किसी पेशेंट में जब हम स्पुटम एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलाई बेसिलाई देखने मिलता है, वी कैन डिटेक्ट इट। तो ऐसी कोई भी चीज जिसमें हम पैथोजेनेसिस में इन्फेक्टिव कॉज या एनी अदर कॉज डिटेक्ट कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं डिजीज। डिसऑर्डर साइकियाट्री में मोस्टली आप डिजीज कभी नहीं कहते, बिकॉज कोई भी पर्टिकुलर डेफिनेटिव डायग्नोसिस नहीं होती साइकियाट्री में। साइकियाट्री में मोस्टली क्लिनिकल हिस्ट्री से ही हम लोग डायग्नोसिस बनाते हैं। देयर आर क्राइटेरियाज गिवन बाय द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन of disorders, there are criteria given by DSM, which is a diagnostic manual of American Society. तो यश को जो प्रॉब्लम था वो OCD था। OCD में ऑब्सेशन होता है, कंपल्सन होता है। अब ऑब्सेशन और कंपल्सन, फर्स्ट ऑफ ऑल OCD इज एन एंजाइटी डिसऑर्डर, एक तनाव का रोग है। मस्तिष्क में कुछ ऐसे केमिकल चेंज होते हैं जिसकी वजह से OCD होता है, और जिसमें हमें ऑब्सेशन मिलता है, कंपल्सन मिलता है। ऑब्सेशन इज लाइक
जैसे यश के दिमाग में आता था कि मुझे इस व्यक्ति को टच करना है। अब उसके दिमाग में जब यह थॉट या इम्पल्स या इमेज, जैसे मैंने कहा ओसीडी इतनी ये एक सिंड्रोम की तरह है, मतलब वी सी so many manifestations, so many symptoms of OCD, but I am talking about यश कि उसे क्या था। तो यश को यह था कि उसे इम्पल्स आते थे कि मुझे इसे टच करना है, इफ आई विल नॉट टच हिम तो उसे रेस्टलेस होता था, उसे लगता था समथिंग इज इनकम्प्लीट एंड आई हैव टू टच दैट पर्सन और दैट आर्टिकल। अगर मैंने ये नहीं किया तो मैं रिलैक्स नहीं रह सकता, एंड बिकॉज ऑफ दिस एंजाइटी प्रोवोकिंग इम्पल्स उसे कंपल्सन मतलब एक्टिविटी करनी पड़ती थी इस एंजाइटी को रोकने के लिए, उसे टच करना पड़ता था। जब वह टच करता था तो उसका ये एंजाइटी फॉर अ टाइम बीइंग रिड्यूस हो जाता था। तो बेसिकली इस प्रकार के सिम्टम यश को आते थे। ओके तो इसका सोर्स क्या है, मतलब व्हाई इज इट यश? क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा नहीं भी है ना, कि इज इट जेनेटिक और इज इट सम लाइफ इंस्टेंस? व्हाई इज इट विद यश और वाज इट विद यश? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जैसा मैंने शुरू में ही कहा था कि अभी तक हमारे बॉडी के बहुत सारे अंगों पे बहुत रिसर्च हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हम लोग ब्रेन के मैकेनिज्म को अच्छे से नहीं समझ पाए हैं। स्टिल देयर आर सो मेनी रिसर्चेस गोइंग ऑन, और ये क्वेश्चन अक्सर लगभग हर रोज मुझे पेशेंट जरूर पूछते हैं कि सर ओसीडी अगर हुआ है मुझे तो मुझे ओसीडी क्यों हुआ है? तो देखिए, अब ये हम लोग बाकी डिसऑर्डर के लिए बहुत आसानी से कह सकते हैं कि भाई आप बैक्टीरिया के संपर्क में आए, आप वायरस के संपर्क में आए, इसलिए आपको ये बैक्टीरियल डिसऑर्डर हो गया, आपको ये वायरल डिसऑर्डर हो गया, आपको ये पैथोलॉजिकल इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर हो गया। लेकिन साइकियाट्री के केसेस में बहुत अनफॉर्चुनेट ये है, क्योंकि हमारी डेफिनेटिव डायग्नोसिस नहीं है, हमारे पास में कोई ऐसे बैक्टीरियल या वायरल ऑर्गेनिज्म से ये नहीं होता है, तो बहुत बड़ा रोल आपके जेनेटिक्स का है और साइकोसोशल फैक्टर्स का है। मैंने शुरू में ही कहा कि ओसीडी इज एन एंजाइटी डिसऑर्डर। हमने देखा है कि कुछ एक खास पर्सनालिटी टाइप जो कि बहुत ही एंजाइटी प्रोन होते हैं, उनमें ओसीडी के होने की पॉसिबिलिटी हाई होते हैं। इवन अगर मैं थोड़ा पीछे जाऊं, जब साइकियाट्री में ओसीडी की खोज हो रही थी तो यह माना जाता था कि कुछ पर्टिकुलर पर्सनालिटी जो आज भी परसिस्ट करते हैं, जिसे हम लोग ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी ट्रेट वाले लोग कहते हैं। ट्रेट, दे आर नॉट हैविंग एनी डिसऑर्डर, दे हैव दैट पर्टिकुलर ट्रेट, जिनको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में डे टू डे में आप कहते हैं कि दिस पर्सन इज वेरी परफेक्शनिस्ट। तो यह माना जाता था कि ये जो परफेक्शन है यह एक लिमिट तक ट्रेड बना रहता है, लेकिन ऐसे लोगों में ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि ये ट्रेड से बहुत आगे बढ़कर डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। अब बायोलॉजिकल थ्योरीज जो दी जाती हैं, बायोलॉजिकल मतलब आपके केमिकल चेंज होते हैं आपके ब्रेन के सर्टन पार्ट में। जैसे ओसीडी में अगर हम कहें तो ब्रेन के ऑर्बिटो कॉर्टिकोथैलेमिक पार्ट होता है, मतलब आप ये समझिए कि हमारे ब्रेन को फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल लोब, इस तरीके से उसका डिवीजन किया गया है। हर एक लोब का अपना एक पर्टिकुलर काम है। ओसीडी के केस में जो स्टडीज हुई हैं, जो रिसर्च हुई हैं, उसमें यह जानकारी में आया है कि जो व्यक्ति ओसीडी से पीड़ित होता है उसका जो फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है उसमें कुछ ऐसे रासायनिक परिवर्तन होते हैं जिसकी वजह से ओसीडी का जन्म होता है। और वह जो रासायनिक परिवर्तन है दरअसल वह आपके मस्तिष्क में फ्रंटल कॉर्टेक्स में सेरोटोनिन की मात्रा के घटने से पैदा होती है। द अनफॉर्चुनेट पार्ट with us is still that we cannot show this change in your brain in any MRI or CT film. We can only diagnose this disorder on the basis of clinical history and on the basis of interview skill of psychiatrist or psychologist. Okay. तो आपके पास काफ़ी केसेस आते होंगे। हर एक बच्चा जो भी है या फिर स्टूडेंट है उसके लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रेस होता है, एग्ज़ाम निकालने का स्ट्रेस, जॉब लेने का स्ट्रेस, डिप्रेशन भी काफ़ी कॉमन टर्म है आजकल। मैं डिप्रेस्ड हूँ, काफ़ी इट इज़ जस्ट थ्रोन अराउंड। हाउ डू यू मेक अ डिस्टिंक्शन दैट इस स्टूडेंट को या इस बच्चे को, इस लड़के को एक्चुअली में
थेरेपी की ज़रूरत है या फिर काउंसलिंग की ज़रूरत है या फिर इवन मेडिसिन की ज़रूरत है? हाउ डू यू मेक दैट डिस्टिंग्विश, और हाउ कैन स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड दैट डिस्टिंग्विश कि मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि इट इज़ जस्ट नॉर्मल, जस्ट लाइक इट हैपेंस विद एनीवन एल्स? It's a good question. It's a good question, आशीष. बेसिकली जब भी हम साइकेट्रिस्ट आपस में किसी कॉन्फ्रेंस में मिलते हैं तो मैंने एक ट्रेंड बहुत कॉमनली देखा है जो मेरे सीनियर साइकेट्रिस्ट रहे हैं, जो आज भी हैं, जो मुझसे काफी सीनियर हैं, उनके थॉट प्रोसेस में, उनके परसेप्शन में मुझे एक पेसिमिस्टिक एटीट्यूड मिलता है. और मैं ये बहुत क्लियरली कहता हूँ, पेसिमिस्टिक इन द सेंस कि उनके पास में मोस्टली पेशेंट को तब लाया जाता था जब वो साइकोटिक होता था. देखिए, हम लोग मोटे तौर पर साइकेट्रिक डिसऑर्डर को दो भागों में बांटते हैं, न्यूरोटिक डिसऑर्डर एंड साइकोटिक डिसऑर्डर. सरल तरीके से आम आदमी के समझने के लिए, अगर इंसान समझ रहा है कि उसके साथ कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ उसके बिहेवियर में, उसके दिनचर्या में, उसके सोच में, उसके इमोशंस में चेंजेस आ रहे हैं, मतलब द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ न्यूरोटिक डिसऑर्डर, देयर इज हाई पॉसिबिलिटी. लेकिन एक ग्रुप होता है जिसको आपने टर्म सुना होगा, बहुत सारे बॉलीवुड और हॉलीवुड मूवी में हम लोग यूज करते हैं आजकल, स्किज़ोफ्रेनिया, बिकॉज इट इज अ प्रोटोटाइप ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर, जिसमें पेशेंट्स को सारे असामान्य व्यवहार होते हैं. वह शक करता है, वह गुस्सा करता है, वह अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करता है, इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर करता है. बट व्हेन आई आस्क देम, इज देयर एनीथिंग रॉन्ग विथ यू, द आंसर इज क्लियर कट, नो, आई एम ऑल ओके. Rest everybody have some abnormality, but I am okay. So this is how the differentiation of neurotic and psychotic disorder do come in place. अब जैसा मैंने कहा कि pessimistic attitude मैंने अपने सीनियर्स में देखा, उसका बहुत क्लियर कट रीजन था कि जो आज हम लोग ये बैठ के बात कर रहे हैं रिगार्डिंग दिस डिसऑर्डर, आई एम वेरी श्योर कि डेफिनेटली बहुत सारे दर्शक हम लोगों को सुन रहे होंगे, और वो शायद इनमें से कई ऐसे दर्शक होंगे जो पहली बार ओसीडी नाम सुन रहे होंगे. क्योंकि मोस्टली जो हमारे पास पेशेंट आते हैं उनके पास अम्ब्रेला टर्म होता है कि सर आई एम सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, क्योंकि ये इतना फैंसी टर्म है कि इसको सभी यूज करते हैं. इवन इफ यू आर नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपरली, यू से आई एम डिप्रेस्ड. इफ you are having irritable issues, you say I am depressed, because you don't know any other name of psychiatric disorder. There are more than 400 plus psychiatric disorder. But if I'll ask most of the people of the society, I'm pretty sure that they will say yes, depression, yes, schizophrenia, and I don't think they will be able to say any other names. So ये एक बहुत कॉमन होता है कि प्रेजेंटेशन लोग हमारे पास डिप्रेशन के लेके आते हैं, बट जब हम डिटेल्ड इंटरव्यू करते हैं, then we came to know कि whether the person is suffering from depression or it is any other anxiety disorder. like जैसे आपने कहा कि बच्चे आते हैं बहुत एंजाइटी में रहते हैं, तो बहुत कॉमन एक डिसऑर्डर होता है जिसको हम लोग जनरलाइज एंजाइटी एंड वरी डिसऑर्डर कहते हैं. ये बहुत कॉमनली हमें बच्चों में, इवन मिडिल एज जैसे लोगों में मिलता है, जो बहुत कठिन पाते हैं अपने फैमिली में, अपने ऑक्यूपेशन में बैलेंस बना के आगे बढ़ना. तो ये होता है. एक दूसरा क्वेश्चन आपका ये था कि आप कैसे डिसाइड करते हैं कि इनको फार्मेकोथेरेपी देना है या काउंसलिंग विल हेल्प, बिहेवियर थेरेपी विल हेल्प. जैसा मैंने शुरू में ही कहा था आपसे कि जब भी हम किसी डायग्नोसिस पे पहुंचते हैं कि द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डिसऑर्डर, तो हमारा सबसे पहला काम होता है कि इस डिसऑर्डर की इंटेंसिटी क्या है. अब अगर वह न्यूरोटिक पेशेंट है, लाइक डिप्रेशन का पेशेंट है, ओसीडी का पेशेंट है, जनरल एंजाइटी एंड वरी डिसऑर्डर का पेशेंट है, पैनिक डिसऑर्डर का पेशेंट है, सोशल परफॉर्मेंस एंजाइटी डिसऑर्डर का पेशेंट है, तो ऐसे बहुत 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 सारे जो पेशेंट्स होते हैं, आई से मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम न्यूरोटिक डिसऑर्डर बट माइल्ड न्यूरोटिक डिसऑर्डर, ऐसे लोगों को हम लोग काउंसलिंग के लिए प्रेफर करते हैं, और हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों में हम दवाओं का उपयोग ना करें. और हमें काफी बेहतर रिजल्ट भी मिलते हैं. लेकिन दुख की बात यह है कि चूंकि जानकारी का अभाव है, और एक बहुत ही अच्छा जो मेरे साथ मैं सुनने मिलता है, मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा, बिकॉज यू बोथ आर वेरी यंग. I am very satisfied and I have high hopes for this generation.
मैंने अक्सर देखा है कि जो भी हमसे एक जनरेशन या 2 जनरेशन पहले के लोग हैं, उनका ये कहना होता है कि ये जनरेशन बर्बाद हो गई है, ये मोबाइल पे रहती है, ये वैल्यूज नहीं समझती है, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हमने देखा है। बट आई टोटली डिसएग्री। मेरा ये मानना नहीं है। मेरा ये मानना है कि मेरे पास फोन आता है 16 साल के बच्चे का, वो मुझे कहता है कि सर कुछ ना कुछ मुझे है, देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ मी, और इस बात को मैं अपने घर वालों के साथ शेयर कर रहा हूं और वो मुझे कह रहे हैं कि नहीं, ये डिप्रेशन एंजाइटी कुछ नहीं होता, तुम्हें क्या परेशानी है, तुम्हारी जिंदगी में क्या परेशानी है, पैसे हम देते हैं, तुम्हें करना क्या है, अच्छा तुम योगा किया करो, अच्छा तुम थोड़ा एक्सरसाइज करो एंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। इट्स अ टोटल डिनायल, इट्स अ टोटल डिनायल। एंड आप ये देखिए कि हमारी दुर्भाग्यता क्या है। मैं इतना दुर्भाग्यशाली होता हूं उस जगह पे कि जब वो बच्चा मुझसे हेल्प मांगने आता है तो मैं उसकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वो बच्चा मेरे सामने बैठा है, वो मुझसे मदद चाहता है और मैं उसकी 100% मदद कर सकता हूं, लेकिन दैट बॉय इज बेसिकली कैन नॉट गिव मी कंसेंट फॉर द ट्रीटमेंट। तो ये मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता है कि जो हमारी ये यंग जनरेशन है, दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड दे नो प्लेंटी ऑफ थिंग्स। इनके साथ अगर कोई समस्या है, अगर मैं कहूं कि अगर कोई समस्या है तो उनके साथ एक ही समस्या हो सकती है कि इनके पास इतने इंफॉर्मेशन है, इतने ज्यादा इंफॉर्मेशन है कि इसको हम कैसे परसीव करें, कैसे हम इसको अंडरस्टैंड करें और किस तरीके से सही इंफॉर्मेशन को गलत इंफॉर्मेशन से हम डिफरेंशिएट करें। दिस इज अ बिग चैलेंज फॉर द यंग जनरेशन। आजकल बहुत यूट्यूबर्स भी मतलब सजेशंस दे रहे हैं या फिर गाइडेंस दे रहे हैं, विच आई थिंक इज़ रॉन्ग अंटिल अनलेस यू आर लाइक ट्रेंड इन दैट और यू आर एक्सपीरियंस इन दैट। मतलब यूट्यूब के थ्रू अगर तुम कुछ सुन रहे हो और यू थिंक कि ऐसा है, आई थिंक यू शुड एटलीस्ट मेडिकल केसेस में यू शुड कंसल्ट समवन हु इज़ एक्सपीरियंस्ड, है ना? आशीष, ये तो बहुत सिंपल सी चीज है। मैं अपनी ओपीडी में ये अक्सर कहता हूँ कि जब आपको मोची की जरूरत होती है तो आपको मोची के पास जाना चाहिए, ज्वेलरी शॉप में नहीं जाना चाहिए। और द अनफॉर्चुनेट थिंग इज कि जो सोशल मीडिया है इस पे किसी किस्म का कोई लगाम नहीं है, रेगुलेशंस नहीं है, वेरिफिकेशन नहीं है यहाँ पर। हाँ, आप अब मैं अभी आपसे कहता हूँ कि जो हमारे दर्शक हमसे जुड़े होंगे, मैं उनसे कहता हूँ अभी आप जाइए और हमें क्या चाहिए, हम हिंदुस्तानी के साथ एक समस्या है, हम लोगों को हर चीज इंस्टेंट चाहिए। वी नीड थिंग्स राइट नाउ। मेरे पास लोग आते हैं तो कहते हैं सर आप कितने दिन में ठीक कर देंगे। बिफोर मेकिंग द डायग्नोसिस दे वांट टू नो दैट हाउ मच पीरियड यू आर गोइंग टू टेक। तो मैं उनसे बहुत कॉमनली कहता हूं, मेरा आंसर ये बहुत कॉमन होता है उनसे कि जितनी बेहतर मेहनत आप करेंगे उतनी तेज रिजल्ट आएगी। क्योंकि आई नो कि मैं मेडिसिन से मदद कर सकता हूं, लेकिन वो जो थॉट प्रोसेस में चेंज हो रहा है, आपको अपने जीवन में यदि बदलाव करना है तो कुछ चेंज तो आपको लाना होगा। आप अपनी जीवन शैली को वैसे ही जिए जा रहे हैं, देयर इज नो चेंज इन योर रूटीन एंड यू वांट ग्रेट चेंज इन योर लाइफ। हाउ इज इट पॉसिबल? और जो भी चेंज आ रहा है, इफ इट इज कमिंग बाय द मेडिसिन ओनली, व्हेन आई विल विथड्रॉ द मेडिसिन यू विल बी एट जीरो, जहां से आपने शुरू किया था। अभी आवाज आ रही है हमारी? राइट, ओके, है ना? हाँ, यस यस, आई कैन हियर यू। हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि आर देयर सम मेडिसिन्स दैट स्टूडेंट्स और किड्स कैन गेट हुक्ड इनटू, या फिर वो एडिक्टिव हो सकता है? ऐसे कुछ डेंजरस मेडिसिन हैं दैट दे शुड बी केयरफुल अबाउट, जो इंस्टेंट तुम्हें रिजल्ट तो दे दे लेकिन इट इज ओनली लाइक अ ड्रग? डेफिनेटली आशीष, सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, पहली बात कि मैं ये जरूर कहूंगा कि आप कोई भी मेडिसिन लें तो आपने डॉक्टर के सलाह से लें, अपने चिकित्सक के सलाह से लें। बिकॉज सी एक बहुत कॉमन परसेप्शन साइकियाट्रिक डिसऑर्डर और उसके मेडिसिन के लिए हमारे सोसाइटी में है कि वंस यू आर अ साइकियाट्रिक पेशेंट यू विल ऑलवेज बी अ साइकियाट्रिक पेशेंट। आपने एक बार दवा ली तो दवा आप कभी नहीं छोड़ पाएंगे, बिकॉज ये आपको सुलाती हैं, ये नशे की गोलियां होती हैं। ये बहुत ही कॉमन है। इवन मैं कहूं कि मेरे रिलेटिव्स ऐसा बिलीव करते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दिस इज व्हाट द इंटेंसिटी ऑफ स्टिग्मा एंड मिथ
which is around psychiatric treatment. तो जो आपका सवाल है, अगर आप किसी विशेषज्ञ के सलाह अनुसार ही मेडिसिन ले रहे हैं, तो ऐसी एक भी मेडिसिन नहीं है जिसका एडिक्शन आपको होगा. हाँ, अगर ये कहा जाए कि क्या एडिक्टिव मेडिसिन का उपयोग किया जाता है, यस, डेफिनेटली किया जाता है. एग्जाम्पल देयर आर, जैसे मैं आपसे कहूं कि बेंजोडायजेपिन, विच रिलीव्स योर एंजाइटी एज वेल एज इम्प्रूव्स योर स्लीप, जिसमें क्लोनाजिपाम आती है, लोराजिपाम आता है, डायजिपाम आता है, क्लोरडायजिपॉक्साइड आता है, देयर आर सो मेनी बेंजोडायजेपिन्स वी हैव राइट नाउ. और ये जो इतने सारी कैटेगरी और इतने सारे नाम मैंने आपसे लिए, ये एडिक्टिव हो सकते हैं यदि आपने इसको प्रिस्क्राइब ड्यूरेशन से ज्यादा सेल्फ मेडिकेट करते रहे तो. क्योंकि हमें ये पता रहता है कि इस पर्टिकुलर केस में किस डोज में इस बेंजोडायजेपिन्स का उपयोग करना है और कितने समय तक करना है, और इस मेडिसिन को हम कौन से ऐसे नॉन एडिक्टिव मेडिसिन से रिप्लेस करके सेम रिजल्ट्स ला सकते हैं. और मोस्ट ऑफ दी एडिक्टिव मेडिसिन जो दी जाती हैं वो आपके ट्रीटमेंट के प्रारंभ में दी जाती है, क्योंकि ये मेडिसिन इतने पोटेंट होते हैं कि इनके रिजल्ट्स हमें बहुत क्विकली मिलते हैं, एक्यूटली मिलते हैं. और उसके बाद हम लोग कोशिश करते हैं कि इन मेडिसिन को सब्स्टिट्यूट करें लेस पोटेंट मेडिकेशंस के साथ, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो मैंने आपसे कहा था कि इंटेंसिटी ऑफ डिसऑर्डर है वो विद दी ट्रीटमेंट धीरे धीरे घटने लगती है, गिरने लगती है. तो बहुत ऑब्वियस होता है कि जो ओवरऑल ट्रीटमेंट हम आपको देते हैं वह भी धीरे धीरे कम होने लगता है, नंबर ऑफ मेडिकेशंस घटते हैं, उसकी जो डोजेस हम दे रहे हैं वो घटते हैं, और धीरे धीरे करके अगर आप चिकित्सकीय सलाह लेते हैं तो आपकी सारी गोलियां बंद होने की पूरी संभावना होती है इन मेजॉरिटी ऑफ योर न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स. ओके, ऑलराइट डॉक्टर, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना था कि आई वांट टू नो द नंबर्स इफ देयर आर एनी स्टडीज. व्हाट डू यू थिंक, व्हाट परसेंटेज ऑफ यूथ एक्चुअली फेसेस दिस इशू, whether they know it or not, but they actually face it to a level that they should get some help? Is there any number like 20%, 10%, 30%? आशीष, the unfortunate thing is कि ये जो हमारा देश है इसमें जो यूथ है वो आज इतने बड़े तादाद में है कि प्रॉपरली एक इस तरीके की स्टडी तो कंडक्ट नहीं हुई है कि थ्रू आउट इंडिया इसकी क्या कंडीशन है आज के डेट में. जो मोस्टली हमारे पास में डेटा अवेलेबल है, इट इज फ्रॉम द यूरोपियन कंट्री एंड अमेरिका. तो वो जो डेटा है और जो रिसेंट अभी स्टडीज हो रही हैं, और अगर आप प्रैक्टिकली मुझसे कहते हैं तो परसेंट वाइज अगर एंजाइटी डिसऑर्डर की हम बात करते हैं तो एंजाइटी डिसऑर्डर एटलीस्ट 50 to 70% ऑफ जो हमारा पॉपुलेशन है, जो एडोलिसेंट टू एडल्ट फेज की मैं बात कर रहा हूँ, एडोलिसेंट टू एडल्ट फेज की, इसमें आने लगा है. जब हम लोग आज से 15 साल पहले पढ़ते थे तो ये फिगर 20% और 30% पर लाई करती थी. आज के रेट में ये फिगर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है. और प्रैक्टिकली जब मैं आज बैठ कर देता हूँ अपने ओपीडी में, डेफिनेटली मैं ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि आई एम very sad to see that number of very young kids are coming nowadays. खासकर आफ्टर दिस कोरोना एपिडेमिक, आज हम लोग ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता है जब आई एम अ प्राइवेट प्रैक्टिशनर, आज मैं यहाँ 10, 20, 30, 40, 50 की ओपीडी देखता हूँ, तो मैं एक परसेंट वाइज अगर बात करूं तो वो बच्चा जो 4 या 5 साल का है, ऐसे 2 से 3, कभी 5, कभी 6 बच्चे हम लोग अपनी ओपीडी में रोज देख रहे हैं. तो मैं आपसे कह रहा हूं, आज से 10 साल पहले जब मैं बिल्कुल यंग फेलो था साइकियाट्री में, जस्ट मैं पास आउट किया हुआ था, एट दैट टाइम बिलो 15 ईयर ऑफ एज पेशेंट देखना हमें कभी कभी मुहैया होता था. बहुत ही रेयर था कि हम 15 साल से छोटे बच्चों को ओपीडी में देख पाते, लेकिन आज हम लोग दुर्भाग्यवश 4 और 5 साल के बच्चों को भी ओपीडी में देख रहे हैं. Other than COVID और लॉकडाउन, is there any other reason like maybe social media या फिर ऐसा कुछ? Because social media में हम काफ़ी कंपेयर करने लगे हैं अपने आप को, जो बहुत ज़्यादा अपना अच्छा लाइफ दिखा रहे हैं. Is that a reason as well?
इट्स अ बिग रीजन, इट इज वेरी बिग रीजन। देखिए ये क्यों हो रहा है, मैंने जो अभी कहा, जब हम उसके पीछे के कारणों को जाते हैं तो जो मेरा बचपन था, जब मैं अच्छे से याद कर पाता हूँ कि इन द ईयर 2004 मेरे हाथ में पहली बार मोबाइल आया था जब मैं 22 साल का था। और आज मेरी छोटी बिटिया 3 साल की है, तो उसको आधे घंटे के लिए मुझे मोबाइल देना पड़ता है। मतलब आप समझ सकते हो कि इस प्रॉब्लम से, इस डिसऑर्डर से मेरा घर भी इम्यून नहीं है। इसलिए मुझे इस मैग्नीट्यूड का अच्छे से एहसास है कि देखिए, कभी भी कोई भी शक्ति आपके हाथ में आती है तो उसके दुष्परिणाम आपको झेलने पड़ेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी ऐसा आपको आशीर्वाद मिले जिसके पीछे कोई निगेटिविटी, कोई एक उसका अंधेरा वाला साइड ना हो। तो जो आपने कहा सोशल मीडिया का, ये बिल्कुल हमें देखने मिलता है और ये बहुत बड़ा कारण है कि हम देखते हैं कि हाँ, अभी आप मानिए मेरे पास ऐसे बच्चे आते हैं, वो कहते हैं कि सर, दोज हु आर स्टडिंग इन क्लास 4, क्लास 5, वो मुझसे आकर कहते हैं कि व्हेन आई आस्क देम कि क्या बनना चाहते हो बेटा, तो दे से मी दैट आई वांट टू बी ए यूट्यूबर। तो जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आप यूट्यूबर क्यों बनना चाहते हैं, तो दे से कि सर बहुत पैसा है। एक 4 क्लास में पढ़ने वाला बच्चा मुझसे कहता है कि इस प्रोफेशन में बहुत पैसा है। तो आप समझिए कि 4 क्लास से उसके दिमाग में पैसे की वैल्यू आ गई है। जब मैं 4 क्लास में था तो मुझे पैसे क्या होते हैं ठीक से ये भी नहीं पता था। चॉकलेट खरीदने लायक मिल जाए बस इतने चाहिए थे। नहीं, ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी आ रहे हैं, अभी कुछ कमेंट सेक्शन में आ रहे हैं। शुड आई चूज इन बिटवीन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन टू गेट अ जॉब और शुड आई मेक अ करियर इन व्लॉगिंग? मतलब ये क्वेश्चन आ भी कैसे सकता है भाई, मतलब तुम 18 साल के हो, तुम पूरा करियर अभी व्लॉगिंग में ही करना चाहते हो, एक ऐसे प्लेटफॉर्म में जो 10 साल पुराना हो मैक्सिमम, है ना? दिस इज व्हाट द सिनेरियो इज। वो जिनको देख रहे हैं उनसे वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। आज बहुत सारे सक्सेसफुल यूट्यूबर हैं, तो जब उनको वो देखते हैं तो उन्हें लगता है कि हाँ, अगर ये कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ। पर अनफॉर्चुनेटली वो अपने क्लास में ये प्रेरित नहीं हो रहे हैं कि मैं जब पढ़ लूंगा तो मैं काफी बड़ा इंसान बन सकता हूँ, बेहतर इंसान बन सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जो सोशल प्लेटफॉर्म पे हमें लोग मिल रहे हैं, उसमें जो मैं समझता हूँ बहुत कम ऐसे लोग हैं आज सोशल प्लेटफॉर्म में जो एक्चुअल में डिवोटेड हैं। आज जो मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि अभी आप साइकियाट्री का अगर आप कोई वीडियो ढूंढना चाहें तो आपको वीडियो मिलेंगे ऐसे लोग के जिनको साइकोलॉजी क्या होता है, साइकियाट्री क्या होता है, दे डोंट नो, एंड दे आर टॉकिंग अबाउट एंजाइटी एंड डिप्रेशन एंड दे आर गेटिंग मिलियंस ऑफ व्यूज। व्हाई? बिकॉज वहां दावे हैं, मैं 14 दिन में आपका डिप्रेशन ठीक कर दूंगा, मैं 20 दिन में स्किज़ोफ्रेनिया खत्म कर दूंगा, बाइपोलर नाम का कोई रोग नहीं होता। वो दावे करते हैं कि आप आइए हमारे पास 15 दिन का ये कोर्स कीजिए, ये योगा होगा, हम आपको सिखाएंगे और यू विल बी ऑल राइट। तो जब ऐसे लोगों के मिलियंस में वो देखते हैं कि व्यूज आ रहे हैं तो उन्हें लगता है कि आई थिंक ये किया जा सकता है, हम भी कर सकते हैं। नॉलेज को अप्रिशिएट नहीं करते ना, मतलब इससे ये समझ में आ सकता है कि बच्चे नॉलेज से पहले पैसे को अप्रिशिएट करते हैं कि वो 4th क्लास में वो ये नहीं देख रहे कि डॉक्टर ज्ञानेंद्र इतने साल पढ़ के कुछ आज किसी का प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं, वो भी 5 से 6 साल के उस पेशेंट से डील करने के बाद, तो वो स्किल जो है उसका वैल्यू नहीं कर पा रहे स्टूडेंट्स या बच्चे। वो मैंने आपसे शुरू ही कहा था आशीष कि बेसिकली जो लेवल ऑफ पेशेंस है वो मिस होता जा रहा है। आज का जो युवा है उसमें बहुत ऊर्जा है, मैं ऊर्जा की बात नहीं कह रहा हूं, पर डायरेक्शन की जो कमी है, वो अपने ऊर्जा को किस दिशा में ले जाना है वो यह भूल रहा है। अगर उसके पास में वो दिशा मिल जाए तो आज का युवा वह सब कुछ कर सकता है जो शायद मैं आज इमेजिन भी नहीं कर सकता। हाँ, जैसे लोग पहले ऐसे 10 मिनट के वीडियो देखते थे, अभी 1 मिनट के टिकटॉक भी वो नहीं देख पा रहे या रील्स भी नहीं, तो उनका कंसंट्रेशन स्पैन कम होते जा रहा है कि अब वो किसी पे कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहे, तो वो क्लास कैसे अटेंड करेंगे 1 घंटे का जिसमें पढ़ाई चल रहा है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। और उन्हें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। हाँ। उन्हें ये चाहिए कि अगर मैं कुछ करता हूं तो मुझे इमीडिएट अप्रिसिएशन मिलना चाहिए इन फॉर्म ऑफ एनीथिंग, इन फॉर्म ऑफ व्यूज, इन फॉर्म ऑफ मनी, इन फॉर्म ऑफ एनी गिफ्ट।
मुझे तुरंत मिलना चाहिए, मतलब दे कांट वेट फॉर द एप्रिसिएशन। हाँ, मुझे अच्छे से याद है कि जब हम अपनी रेसिडेंसी करते थे उस समय हम एक ऐसे समय में रहे जो ट्रांजिशन पीरियड था, हॉट का भी ट्रांजिशन पीरियड था, तो हमारे हेलो नेटवर्क चला गया, क्या बोल रहे थे एग्जैक्टली सर? यश मैं ये कहना चाहता था हाँ कि हमारे समय में जो हमारे सीनियर्स थे वो हमें अप्रिसिएशन देने के लिए बहुत इंतजार करवाते थे, हाँ और ये हमारे पैटर्न में आ गया था, हमारी पर्सनालिटी में आ गया था कि अप्रिसिएशन के लिए वन हैज टू वेट फॉर अ लॉन्ग पीरियड। तो ये दिस इज मिसिंग नाउअडेज। ओके ठीक है मुझे डॉक्टर। याद है सर ने बताया इस बारे में, तो मुझे याद एक केस मैंने पढ़ा था जब सचिन तेंदुलकर रिटायर हुआ था, उसके बाद जाके उसके कोच ने उनको कहा था शाबाश। उनके पूरे करियर में उनको कभी नहीं कहा गया था ये। हाँ क्योंकि उनको लगता था कि अगर मैं इसको शाबाश कर लूंगा तो ही विल बी ओवर कॉन्फिडेंट एंड इट विल हैम्पर हिज परफॉर्मेंस। उसको प्राइज देना और तुरंत क्विकली रिवॉर्ड देना, दिस इज डेंजरस बिकॉज नाउ दे विल बी एक्सपेक्टिंग और उन्हें वो सेटिस्फाई नहीं होंगे, है ना? यस एग्जैक्टली। ऑल राइट, ओके डॉक्टर, थैंक्स अ लॉट फॉर टेकिंग आउट योर टाइम और हमारे साथ शेयर करने के लिए। मुझे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए था क्योंकि हम जहाँ पे बात कर रहे हैं वी शुड नॉट से एनीथिंग, मतलब हमारा एक्सपीरियंस नहीं है, वी शुड नॉट से एनीथिंग, इसलिए हमने आपको लाया और आपने काफ़ी टाइम दिया। इट्स ऑलमोस्ट लाइक एक पॉडकास्ट आपसे भी हुआ है, करीब आधा घंटा तक हमने बात किया है ना? थैंक यू फॉर बीइंग ओवर हियर एंड बाकी हम यश से कंटिन्यू करते हैं कि हाउ इज हिज जर्नी, उसका पास्ट हमने कर ही लिया। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, और यस, गॉड ब्लेस यू। ऑलराइट, थैंक यू डॉक्टर। ओके यश, काफ़ी बात किया हमने डॉक्टर से भी, बहुत अच्छा से उन्होंने एक्सप्लेन किया। अच्छा हुआ कि हमने इसके बारे में ज़्यादा डीपली बात नहीं किया उनसे डिस्कस करने से पहले, तो उन्होंने मैक्सिमम सारे चीज़ कवर कर ही दिए कि व्हाट इज़ द इशू एंड व्हाट यू वर फेसिंग एंड वेयर यू आर राइट नाउ। व्हाट तुम आज के यूथ को क्या बोलना चाहते हो इतना एक्सपीरियंस के बाद, जब तुमने इसे ऑलमोस्ट अ डेकेड तुमने इसे एक्सपीरियंस किया है या इससे लड़ा है, तो what do you want to say to young people like 18 years old, 19 years old who are just starting up and maybe have not even discovered? मैं इसमें यही कहूँगा कि आपको इनिशियल लेवल पे आपको कई चीज़ों में आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा, क्योंकि जब हमें एक्सपेक्टेशन हम आजकल रखते हैं अपनी चीज़ों के लिए, तो कुछ भी हम जो सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस रहते हैं, तो बहुत सारे हमारे एक्सपेक्टेशन बहुत लेवल पे हाई रहती है, हमको पूरा उसका पाथ भी नहीं पता होता है कि क्या क्या चीज़ें हमारे स्टेप्स होंगे उस डायरेक्शन में, और हम सोचते हैं कि शायद डायरेक्ट अचीव हो जाता है या बहुत जल्दी अचीव होगा। तो ये चीज़ मैं कहूँगा कि इनिशियल लेवल पे आपको जब ऐसा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगा। तो ऐसी प्रोसेस सबसे पहले अपने को पेशेंस एंड होप रखना पड़ेगा, क्योंकि इनिशियली होप नहीं मिलेगा, मैं मानता हूँ, क्योंकि आपको बहुत कठिन होगा उस वक्त आपके लिए होप रखना, बट दैट इज द मोस्ट वर्थ इट आई गेस। सो जो इंसान अगर होप रख के आगे चल रहा है, भले आपको नहीं भी दिखा रहा कि एंड टर्म में आपको रोशनी है कि नहीं, बट आप एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो, तो आपको एक वाकई में मिलता है फिर एट द एंड, क्योंकि आप जो उस वक्त अपनी जो चीजें स्किल्स डेवलप कर रहे हो, माइंड को, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, थॉट्स को मैनेज करने के लिए, इन सब का प्रोडक्ट आपको बाद में जरूर मिलेगा। ओके, तो कभी भी आपको टारगेट लेकर अगर आप चल रहे हैं, तो हमेशा इसका ध्यान रखना है कि आपको बेसिक से स्टार्ट करिए, और आई मीन आपको हर चीज में मेहनत खूब करनी पड़ेगी। और रिजल्ट तुरंत नहीं आता, यू हैव टू हैव पेशेंस, तुरंत रिजल्ट नहीं आते या। ओके यश, तुम्हारे मेंटल जर्नी और बैटल्स के बारे में तो हमने बहुत डिटेल से डिस्कस कर लिया। व्हाट आर योर फ्यूचर एम्बिशंस नाउ दैट यू आर वर्किंग एज एन इंजीनियर ट्राइंग टू बिल्ड अ करियर? मेरा तो अभी आई मीन जो अभी तक जितना मेरा प्लान बना है उसमें तो मेरा प्रायोरिटी वाइज रखा है मैंने कि अगर मैं रिसर्च का मेरे को कोई अच्छा मौका मिलता है तो मैं जाऊंगा उसमें, पीएचडी, आई मीन इट्स लाइक दिस। और अगर कोई अच्छा जॉब का भी ऑफर मिलता है कि इसमें मेरे को वर्क करने में मजा आ रहा है, जिसको मेरे को पर्सनली वर्क सेटिस्फेक्शन रहेगा, जो मेरे को देख के मतलब इन्फ्लुएंस कर रहा है कि हाँ ये वर्क मेरे को अच्छा लगेगा, तो मैं उसमें भी आऊंगा। ऑल राइट, ओके यश, अभी तो काफ़ी टाइम है तुम्हारे पास डिसाइड करने के लिए, और स्पेशली आईएससी का एक्सपीरियंस है, और तुम्हें काफ़ी लोग ऐसे मिलेंगे जो कि तुम्हारा करियर शेप करेंगे, या फिर तुम्हें और भी ऑप्शंस क्या हैं तुम्हारे पास वो तुम्हें पता चलेगा। तो इस पॉडकास्ट को हम यहीं ख़त्म करते हैं, काफ़ी चीज़ हमने डिस्कस किया है यहाँ। थैंक यू फॉर बीइंग ओवर है, तुम्हारा केस काफ़ी यूनिक था, आई होप कि लोगों ने समझा होगा और सुना होगा इसे ध्यान से। तुम्हारे से किसी तरह से अगर लोग कांटेक्ट कर सके तो वो क्या होगा, किस प्रोफाइल में होगे तुम, सोशल मीडिया एंड ऑल? ईमेल आईडी भी फाइन है। ईमेल आईडी,
ईमेल आईडी का नीचे डालने का बस एक ही डर है कि देन यू विल स्टार्ट गेटिंग स्पैम्स अलॉट, क्योंकि आजकल लोग वो सीधा पिकअप कर लेते हैं। तो वो मैं डाल सकता हूँ डिफरेंट वे से। उसके अलावा फेसबुक, इंस्टा पे कर दीजिए, इंस्टाग्राम, इंस्टा या फेसबुक, ऑल राइट। इंस्टा फेसबुक दोनों पे। तो मैं वो लिंक्स डाल दूंगा और इस पॉडकास्ट को हम यहीं ख़त्म करते हैं। एंड थैंक यू फॉर बीइंग ओवर हियर गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग। आई होप यू गॉट टू लर्न समथिंग आउट ऑफ इट। मोमेंटम एक वीकली पॉडकास्ट है, हम ट्राई करते हैं इसे हर वीक लाने का। इसे हम ऑडियो प्लेटफॉर्म्स में भी डालते हैं, अगर तुम्हारा डेटा का प्रॉब्लम है या फिर तुम बस सुनना चाहते हो इसे। तो वी आर ऑन स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, एवरीवेयर। द लिंक्स विल बी डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और अगर तुम इसे ऑडियो प्लेटफॉर्म पे ही सुन रहे हो तो इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल ऑन यूट्यूब विद अ वीडियो वर्जन, सो यू कैन चेक आउट विच एवर वन यू आर कंफर्टेबल विथ। कॉमेंट डाउन बिलो what you learned out of it, or we'll meet again next time. Thank you, Yash. We are going to close it over here. All right guys, bye, see you next time. Yash, कैसा था एक्सपीरियंस? ये तो मेरा फर्स्ट टाइम एक्चुअली, ज़्यादा कभी रहा नहीं स्क्रीन पे। और वहाँ जबलपुर में थे काउंसलिंग, मतलब आई मीन करियर रिलेटेड एक्सपर्ट, तो उन्होंने भी मेरा लिया था एक छोटा सा